बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 विद मी महविश हबीब। आई होप सो कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। दिन का आगाज़ अगर आप बेहतरीन करना चाहते हैं, खुशगवार दिन का आगाज़ करना चाहते हैं, तो वक्त की पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अक्सर औक़ात हम क्या करते हैं कि दिन के आगाज़ में हम अपना जो स्केड्यूल है उसे मेनटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन जो है एक प्रेशर में गुजर रहा होता है। तमाम टास्क जो हैं वो हमारे अनअलाइंड होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब गुजरता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हो, तो उसके लिए वक्त की पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी जानिब अगर हम सेहत के हवाले से बात करें तो सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, और अगर सेहत को मेंटेन रखना है तो उस पर अपना ख्याल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो फिर इसको फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे, तो ये तमाम तर एलिमेंट मिलकर आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर रहे होते हैं। फिर इसका नतीजा स्ट्रेस की सूरत में निकल रहा होता है, कभी वर्कलोड की सूरत में निकल रहा होता है। तो तमाम तर मामला जो हैं वो आपके ऑर्गेनाइज्ड होने से हैं, सफाई और दीगर तमाम मामला, क्योंकि ये जो छोटे छोटे से एलिमेंट होते हैं ये आपकी शख्सियत की पहचान होते हैं। और माशरे के हवाले से बात करें तो हम जिस माशरे में रह रहे हैं, इस माशरे में ऑर्गेनाइज्ड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अक्सर औक़ात हम दूसरों पे तो ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि फ़लाँ अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर लेता तो माशरे में ये तब्दीली होती है, हुकूमत अपने वादे पूरे करती तो हमारे सोसाइटी में ये चेंज होता है। लेकिन इंडिविजुअली हमें कहाँ पर स्टैंड करने की ज़रूरत है, अपनी शख्सियत के अंदर किन किन तब्दीलियों की ज़रूरत है, इस पर ख़ासा सोचने की ज़रूरत है। और इंडिविजुअली अगर हम अपने आप पर काम करेंगे तो वो माशरा जिसका मैं, आप, हम सब लोग मिलकर ख्वाब देखते हैं, जिस पर हम बात करते हुए दिखाई देते हैं कि जहाँ पर कवानीन को फ़ॉलो किया जाए, जहाँ पर दूसरों के राइट्स का ख़्याल रखा जाए, तो ये एक एक फ़र्द जो है वो मिलकर सोसाइटी में तब्दीली लेकर आता है। आज के प्रोग्राम्स के हवाले से डिस्कस कर लें, आज के टॉपिक्स के हवाले से डिस्कस कर लें, तो आज हम फैसलाबाद के 8 बाज़ारों के हवाले से बात करेंगे। मैं हमेशा से कहती हूँ कि फैसलाबाद हमारा प्यारा शहर है, और शहर की पहचान जो है वो फैसलाबाद के 8 बाज़ार हैं, जो कि सनती एतबार से भी, कारोबारी लिहाज से भी बिज़नेस हब समझा जाते हैं। बहुत सारे लोग जब फैसलाबाद को विज़िट कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वो घंटा घर लाजमी जाते हैं। तो इस शहर की पहचान को, इसकी साख्त को बरकरार रखने के लिए हुकूमत ने फ़ैसला किया कि 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन पे काम किया जाए। और इससे पहले 8 बाज़ारों के जो तजावुज़ात वहाँ पर मौजूद थी उन्हें ख़त्म करने के लिए भी इंतज़ामिया ने काफ़ी अच्छे इक़दामात किए। और फिर हमने देखा कि तजावुज़ात एक पुराना और अहम दरीना मसला था फैसलाबाद का, जो कि किसी हद तक हल होता हुआ दिखाई दिया। बिज़नेस कम्युनिटी, ताजिर भी यही चाहते हैं कि जी 8 बाज़ारों में तजावुज़ात का मसला हल हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम, एक मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि फ़ीडबैक या मुशावरत की कमी दिखाई दी, जिसकी वजह से हमने देखा कि तजावुज़ात का जो ख़त्म करने का एक प्रोग्राम था वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं समझा गया। कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी बिज़नेस कम्युनिटी, ताजरों की तरफ से एहतजाज किया गया, कभी इंतज़ामिया पर ये बात की गई कि इंतज़ामिया की तरफ से फ़ीडबैक या मुशावरत की कमी है। हालिया अगर ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी बात करें, फैसलाबाद के लिए बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन ताजर ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि अभी अगर सीज़न के हवाले से बात करें, 8 बाज़ार एक ऐसी मार्केट है जो कि होल सेल मार्केट है, जहाँ पर लाखों का कारोबार रेगुलरली बेस पे होता है। और ये जो टाइम है ये पीक टाइम है कारोबार के लिहाज से। तो ऐसे में अगर वहाँ पर तमीरात का काम हो रहा है, वहाँ पर स्ट्रक्चराइज चीज़ें की जा रही हैं, तो कारोबार काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। तो इसके लिए मुशावरत की ज़रूरत थी, ये बात करते हुए दिखाई देती है बिज़नेस कम्युनिटी फैसलाबाद के ताजिर। और इसके साथ साथ अगर 8 बाज़ारों के पुराने और अहम मसले के हवाले से बात करें तो लटकती तारों का मामला काफ़ी पुराना था। हमने देखा कि माजी में बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात भी हुए, जिसका जो नतीजा था, कॉन्सिक्वेंसेस था, ना सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी ने भुगता, बल्कि वहाँ पर जो लोग कारोबार की गर्ज से आ रहे हैं, जो ख़रीदारी की गर्ज से आ रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में नज़र आए। तो ऐसे में हर किसी का यही मुतालबा था कि 8 बाज़ारों की लटकती तारों का मामला हल होना चाहिए। फेस्को की जानिब से बहरहाल कब बहुत दफ़ा बात की गई कि ये मसला हल होता हुआ दिखाई देगा। अब फाइनली ये तमाम तर इश्यूज़ जो हैं वो इंतज़ामिया के ज़ेर गौर भी हैं, और चीज़ें जो हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। लेकिन अगेन प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर आ रही है, बिज़नेस कम्युनिटी ये बात करती है कि मुशावरत की कमी थी। हम सब चाहते हैं कि फैसलाबाद के ये जो 8 बाज़ार हैं ये बेहतरीन एक नक्शे के तौर पे बेहतरीन कारोबार के लिहाज से पहचाने जाएँ। जब भी कोई फैसलाबाद विज़िट करे तो वो इन 8 बाज़ारों को
एक टूरिस्ट पॉइंट के तौर पे भी देखें, जिससे कारोबार में भी इजाफा होगा। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि कारोबार को मुतासिर कर रहे हैं। इस पे भी बात करेंगे कि इंतज़ामिया की तरफ से कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इसके साथ साथ 10 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं वो बड़ी ज़ोरों शोर से कैंपेन जारी रखे हुए हैं, फ्लेक्सेस नज़र आ रही हैं। ये जो इंतखाबात हैं ये महज एक इंतखाब नहीं है, बल्कि ये वकला का 2026 का विज़न है। वकला के मसाइल क्या हैं? कभी चैम्बर बहुत महंगा हमें दिखाई देता है, यंगस्टर्स के हवाले से बात करें, यंग वकला ये बात करते हुए दिखाई देते हैं। कभी साइलिन ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार में एक डिस्पेंसरी जो है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि मौजूद तो है लेकिन उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वकला हमारी सोसाइटी का वो तबका है जो कि इंसाफ को बरकरार रखता है, इंसाफ के लिए लड़ता है। इनके अपने मसाइल क्या हैं, कितने वोटर्स जो हैं वो वोट कास्ट करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, इस पे भी जी 11 बजे हम बात करेंगे। सब्जियों के भाव ताव से लेकर सोने का आज का रेट क्या चल रहा है, ये चीज़ भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ वेदर के हवाले से बात करें तो वेदर जो है वो इंसान की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरात रूनुमा कर रहा होता है। हम देख रहे हैं कि आज और कल के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एहतियात SOPs को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, बताइएगा वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। गुज़िस्ता कई रोज़ से सूरज ने फैसलाबाद को अपना मुखड़ा नहीं दिखाया, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत जहां एक तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है तो वहीं दर्जा हरारत में भी खासी कमी वाक़या हुई है। सुबह सवेरे शहर फैसलाबाद में तेज़ ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है और दर्जा हरारत में खासी कमी महसूस की गई है। इस वक्त शहर फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 80% है, जबकि हवाएं 4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और शहर फैसलाबाद में आबादी वाले इलाकों के अंदर भी धुंध जो है वो मौजूद है और सर्दी की शिद्दत महसूस की जा रही है। वहीं दूसरी जानिब एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर इजाफा भी देखा जा रहा है कि शहर फैसलाबाद में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। दिन गुजरने के साथ इसके अंदर कमी ज़रूर आती है, लेकिन हसास तबीयत वाले लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है को एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि सर्दी की शिद्दत भी बढ़ती चली जा रही है। तो इस सर्दी से बचने के लिए जो है वो गर्म कपड़ों का, जैकेट्स का, जर्सियों का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर बाइक पर सफ़र करने वाले अफराद गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें ताकि ख़ुद को सर्दी की जो शिद्दत है उससे बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। सर्दी की शिद्दत से बचना है तो जी SOPs को लाजमी फ़ॉलो करें, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं फैसलाबाद के 8 बाज़ारों के हवाले से, किस तरह से ब्यूटिफिकेशन का अमल जारी है, बिज़नेस कम्युनिटी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आया जो लोग वहाँ पर ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा। इस टॉपिक पर जी बात करेंगे। उस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फ़ज़ील अहमद, City 41 के रिपोर्टर हैं। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फ़ज़ील आप? मैं ठीक, बिल्कुल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। फ़ज़ील, सबसे पहले ये बताइएगा कि 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से हम बात करें तो ये साल 2025 से हम काफ़ी अरसे से सुन रहे थे कि फैसलाबाद की इन 8 बाज़ारों को नई पहचान देनी है। ब्यूटिफिकेशन का अमल कहाँ तक पहुँचा है? देखिए महविश, जो ब्यूटिफिकेशन का अमल है वो कचहरी बाज़ार से सबसे पहले शुरू हुआ है और काम इस वक्त जारी है वहाँ पर। और उसको कचहरी बाज़ार में सबसे पहले जो बिजली की तारें हैं वो उनको उनकी पाइपिंग अंडरग्राउंड उनको करने के लिए काम शुरू किया गया। और जो दुकानदार हैं वो कहते हैं कि जी हमें 21 दिन का टाइम दिया गया था। ये कहा गया था कि अपने जो शटर वगैरह हैं, बोर्ड्स हैं, इनको फौरी तौर पर उतार लें। तो 21 दिन में ये जो बिजली की तारें हैं इनको अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। लेकिन 21 दिन गुजरने के बाद कहा गया कि 2 माह में ये मुकम्मल किया जाएगा और अब 2.5 माह से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक जो बिजली की तारें हैं उनका काम ही मुकम्मल नहीं किया गया। और उसके बाद जो ब्यूटिफिकेशन का काम, डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया है वो भी काफ़ी हद तक सुस्त रवि का शिकार है। ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं
दुकानदारों के कि इतना अहम बाज़ार, इतनी अहम मार्केट, मोबाइल मार्केट सबसे बड़ी फैसलाबाद की कचहरी बाज़ार में मौजूद है और वहाँ पर इतना काम स्लो होना। दुकानदार कहते हैं कि ये मार्केट है, कमर्शियल जगह है, कोई रहायशी उस तरह से नहीं है, रहायशें होंगी बहुत कम। तो यहाँ पर जब मार्केट बंद हो जाती है तो उसके बाद भी काम रात के वक्त भी होना चाहिए। 24 घंटे काम हो तो जहाँ पर ये 3 माह में मुकम्मल होना है, 1.5 माह में, 1 माह में भी हो सकता है अगर ज़िला इंतज़ामिया की तरजीहात में शामिल हो ये चीज़। तामीरात को देखें तो आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कचहरी बाज़ार में 3 महीने में मुकम्मल हो जाएगा जिस रफ्तार से काम चल रहा है? देखें, जिस रफ्तार से काम हो रहा है ये मुझे तो 6 माह में भी मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। और जो अगर 6 माह एक बाज़ार को लग गए तो आपने 4 बड़े बाज़ारों को इसी तरह से डिज़ाइन करना है और उसके बाद दूसरे जो 4 बाज़ार हैं, छोटे बाज़ार हैं, उनके अंदर भी ब्यूटिफिकेशन करनी है। तो ये 1.5-2 साल का प्रोसेस नज़र आ रहा है जो जिस तरह से काम चल रहा है। और घंटाघर की तज़ीन और आइश जो है वो भी शुरू कर दी गई है और जो वहाँ पर मौजूद पार्क है घंटाघर के अंदर, उसके अंदर घास भी नहीं लगाई जाएगी और जो फवारे गैर फ़ाल पड़े हैं अरसा दराज से, उनके हवाले से भी ज़राए से पता चला है कि उनके जो पंप्स हैं वो जदीद तरीन पंप्स लगाए जाएंगे, क्योंकि अगर वो फवारे चलते हैं तो उनका जो पानी है वो नीचे अगर जाता है तो वो फिर ख़तरा होता है कि नीचे ज़मीन में जाने से जो घंटाघर का टावर है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो उस हवाले से भी काम होना है। उसके बाद जो जंगला लगा है चारों तरफ घंटाघर के जो सर्कल में, उसके ऊपर मॉडल्स लगाए जाएंगे, कोई हिस्ट्री के हवाले से, कोई पाकिस्तान जिन्होंने बनाया उन शख्सियात के शायद मॉडल्स लगाए जाएं, इस तरह से ना उसकी भी सजावट की जाएगी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको किसी ताजर ने, किसी दुकानदार ने ये नहीं कहा कि ब्यूटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। कहते हैं बिल्कुल होनी चाहिए, जितनी खूबसूरती होगी उतनी अट्रैक्शन इधर बढ़ेगी, ग्राहक भी आएंगे, लेकिन इससे हो ये ना हो कि कारोबार जो है वो मुतासर हो। फजील, अगर अभी कारोबार के हवाले से बात करें, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ताजरों की वीडियोस भी देखी हैं, वो मैसेजेस भी दे रही हैं कि ये टाइम जो है कारोबार के लिहाज से पीक टाइम है, क्योंकि होलसेल मार्केट है, वेडिंग सीज़न भी है, बहुत सारे लोग कारोबार की गर्ज से आ रहे हैं, लेकिन ब्यूटिफिकेशन के इस अमल में कारोबार मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए महवेश, जो अगर आम तौर पर भी इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन का काम सर्दी के मौसम में कम होता है, गर्मी के मौसम में ज़्यादा तरजीह दी जाती है काम को। लेकिन हुकूमत का प्रेशर था या हुकूमत की तरजीहात में बहुत ज़्यादा शामिल हैं 8 बाज़ार, तो इस वजह से तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। लेकिन अगर जितनी तेज़ी से शुरू किया गया है, जितनी वो हंगामी सूरत हाल में ये पैगाम दिया गया कि अपने शटर्स उतारें, अपने बोर्ड्स उतारें, जो ख़ुद लगवाए गए थे, जो इंतज़ामिया ने ख़ुद कहकर लगवाए थे बोर्ड्स, वही उतारने का कहा गया कि ये नहीं अब किसी और डिज़ाइन के लगेंगे। तो वो लगवाए भी जेब से दुकानदारों ने, उतरवाए भी जेब से। तो ये कहा गया कि अगर आप 1 घंटे के अंदर नहीं उतारेंगे तो इनको उखाड़ दिया जाएगा। वो उन्होंने फिर कहा कि चलें हम उतरवा लेते हैं। जितनी हंगामी सूरत हाल के अंदर ये प्रोसेस 1-1.5 घंटे में हुआ था, उतने ही अब हंगामी सूरत हाल में काम भी तेज़ होना चाहिए। दुकानदार सिर्फ़ एक मुतालबा करते हैं कि डीसी फैसलाबाद ख़ुद इसकी निगरानी करें, रोज़ाना विज़िट्स करें और देखें कि काम कितनी स्पीड से हो रहा है। जो तारीख़ी बिल्डिंग्स हैं, अमारात हैं तारीख़ी, उनको भी उनकी भी ब्यूटिफिकेशन की जा रही है, महफूज बनाया जा रहा है तारीख़ी जो हमारी इमारतें हैं फैसलाबाद शहर के अंदर 8 बाज़ारों में। तो वो उनकी वो पेंट वगैरह किया जा रहा है, वो अभी तक एक मुकम्मल नहीं की जा सकी, कितने दिनों से कर जारी है काम। तो इस तरह से अगर चलता रहा काम तो फिर तो कारोबार तो मुकम्मल तबाह हो जाएगा। दुकानदार कहते हैं कि देखें 70 से 80% जो दुकानदार हैं वो किराएदार हैं। अगर ये 3, 4, 5 माह इसी तरह से सूरत हाल रही तो वो तो किराए कहाँ से अदा करेंगे। 1-2 मुलाजम रखे हैं, उनकी तनख्वाह कहाँ से देंगे। जब ग्राहक आते हैं, ग्राहकों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर कहीं ईंटें पड़ी हैं, कहीं बजरी पड़ी है, कहीं पर मिट्टी है, ढेर लगे हैं, खोदा गया है बाज़ार को, तो ऐसी सूरत हाल में तो नहीं लोग फिर आते ना। तो कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं।
इंतज़ामिया माने या ना माने, वो गुस्सा करते हैं अगर जब भी कोई। कोई नया मंसूबा लेकर आते हैं, अगर आर्ट बाज़ारों के हवाले से बात करें, ताजर ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि हम चाहते हैं ये शहर का फ़ायदा हो, हम चाहते हैं कि शहर की ब्यूटिफिकेशन पे काम हो, लेकिन हमेशा ये बात होती है कि हमसे पूछा नहीं गया, हमसे मशावरत नहीं की गई। तो सेम आपको ये ब्यूटिफिकेशन पे भी नज़र आ रहा है? देखिए महविश, जो ब्यूटिफिकेशन के हवाले से सबसे पहले जो पहला अमल था वो इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा था, कि जो तजावज़ात हैं उनको ख़त्म करवाया जाए, उसके बाद ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू किया जाए। जो तजावज़ात के हवाले से ऑपरेशन था, उस हवाले से कोई बातचीत नहीं की गई ताजरों से कि ये किस तरह से होना चाहिए। ताजर तंजीमों को लूप में लिया जाता, वो बताते कि हम पहले ख़ुद लोगों को बताएंगे कि इंक्रोचमेंट ख़त्म कर लें, जो ना करे उसको आप जुर्माना करें, उसको आप किसी तरह से भी आप सख्ती जो कर सकते हैं करें। वो नहीं पूछा गया। उसके अंदर फिर काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी रही ज़िला इंतज़ामिया को। उसके बाद उस ऑपरेशन के दौरान फिर जो मशवरे दिए गए ताजरों की जानिब से कि आप एक एक बाज़ार को करके तो फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। अब जो ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हुआ है, ये फिर जो वो मशवरे थे उनके मुताबिक हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो मशावरत की कमी के हवाले से बिज़नेस कम्युनिटी ताजर बात करते हुए दिखाई देते थे, इंतज़ामिया और बिज़नेस कम्युनिटी का गैप वो कम होता हुआ दिखाई दिया। फर्दर भी आर्ट बाज़ारों के हवाले से बात करेंगे। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद के आर्ट बाज़ारों के हवाले से कौन कौन से इक़दामात किए जा रहे हैं आर्ट बाज़ारों की बेहतरी के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी क्या सोचती है इन इक़दामात पे, कहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है। हम देखते हैं कि फैसलाबाद का जो पुराना और अहम मसला था तजावुज़ात, इंक्रोचमेंट, और 2025 के आगाज़ में हमने देखा कि इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है, जिस पर बहुत दफ़ा तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया, लेकिन इनडायरेक्टली ये ऑपरेशन जो है फैसलाबाद शहर के लिए बड़ा ज़रूरी था। फ़ज़ील, मौजूदा सिचुएशन किस तरह से आप देख रहे हैं इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के हवाले से? मैंने जितना भी देखा है या समझा है, मुझे लग रहा है कि अब ये ऑपरेशन जिस तवातुर से शुरू हुआ था, जिस तेज़ी से शुरू हुआ था, अब उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है। देखिए महविश, ये बिल्कुल आपने ठीक नोट की है चीज़। जो ऑपरेशन तजावज़ात के ख़िलाफ़ पहले जिस तरह से हो रहा था, अब उस लेवल पर नहीं हो रहा। अब कल मैं देख रहा था, एक प्लान आया था 3 रोज़ा, मंगल, बुध और जुमेरात का। उसमें जुमरा रोड था, सत्याना रोड था, समनाबाद, वो छोटी छोटी गलियां या मार्केटें, बाज़ार। तो जो 8 बाज़ार हैं जहां से तजावज़ात ख़त्म करवाए गए थे, मैं ये कहता हूं कि वहां पर बेशक दुकानदारों का बहुत ज़्यादा कसूर है। वो जब उनको जाकर कहा जाता है कि आप ये यहाँ से हद अपनी पार ना करें, तो वो फिर जब बाज नहीं आते तो फिर सख्ती करनी पड़ती है। मैं एक दिन गोल करियाना कारखाना बाज़ार का वहाँ पर था, तो वो पैरा फोर्स वहाँ पर पहुँची, तो उन्होंने जाकर एक दुकान को जुर्माना किया। और वहाँ पर मौजूद दुकानदार ही कह रहे थे कि ये आज 7 या 8 दफ़ा पहले ये वार्निंग दे के जा चुके हैं इसी दुकानदार को, लेकिन ये बाज नहीं आते, तो आज फिर मजबूरन उन्होंने जुर्माना किया है। वो सील करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर रिक्वेस्ट की दुकानदारों ने, ताजरों ने, कि आप जुर्माना कर दें, तो इस तरह से सील आप ना करें। तो जब आप दुकानदार भी बाज नहीं आएंगे तो फिर मजबूरन ज़िला इंतज़ामिया को कोई ना कोई सख्त अमल तो इख्तियार करना पड़ेगा। उसके बाद जंग बाज़ार में 2 दफ़ा मारपीट की गई दोनों तरफ से। तो जब मैं घंटाघर में ही था उस वक्त जब ये सारा मामला हुआ, तो पता चला, हम उधर को गए तो फिर दुकानदार दुकानें बंद करके एहतजाज करने लग गए। वो हमने एहतजाज भी कवर किया। उसके बाद फिर पैरा फोर्स के लोग खड़े थे घंटाघर में। मैंने कहा इनसे भी तो पूछें कि आखिर वजह क्या है। हम उनसे तो पूछ आए हैं, उन्होंने एहतजाज कर लिया। उनसे पूछा तो उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा शुगल चलता रहता है। ये अल्फाज थे पैरा फोर्स के जो वहाँ पर अहलकार थे उनके। फिर यूज़ टू हो जाते हैं। अगर एक चीज़ है गैप, हम हमेशा से ये बात करते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि फ़ज़ील जहाँ पर प्रॉब्लम ताजरों की जानिब से भी उतनी ही दोनों होती तरफ है। से देखें, दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप
मैं ये कहता हूँ कि जो तजावज़ात कायम हुए 8 बाज़ारों में वो करवाए गए थे, फिर ख़त्म करवाए गए, उसके बाद अगर फिर हो रहे हैं तो फिर करवाए जा रहे हैं। ये काली भेड़ों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? उनको क्यों नहीं पूछा जाता कि आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर एक इंस्पेक्टर है उसके अंडर जो बाज़ार आता है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो ना होने दे। अगर सिर्फ़ एक इंस्पेक्टर को सख्ती कर दी जाए ना उसके ऊपर ही, तो ये तजावज़ात ख़त्म हो सकते हैं। अब देखें कारखाना बाज़ार के अंदर एक गली है, गली जो राह गुज़र है आम शहरियों की, वहाँ पर कब्ज़ा हुआ है और वो किसी के इल्म में नहीं, किसी अफसर के इल्म में नहीं। वहाँ से इंस्पेक्टर और ये इस तरह के जो लोग हैं वो अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं और धड़ल्ले से लगा रहे हैं। तजावज़ात ख़त्म हो गए जब सफाया हो चुका था तजावज़ात का। एक दुकान के बाहर भी आपको कोई तजावज़ात नज़र नहीं आते थे, वो गली तब भी फेल थी, उस पर बिल्कुल इसी कब्ज़ा तरह था। से फ़ज़िल ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शफाफियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एहतसाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि इंक्रोचमेंट है या कोई भी डिपार्टमेंट हम ले लें, जहाँ पर शफाफियत नहीं होगी, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो वहाँ पर मामला जो है वो डिस्टर्ब ही दिखाई देते हैं। फर्दर भी 8 बाज़ारों के हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम में। जी हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू ने, तो आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मोहम्मद अली नारू, हम बात कर रहे थे 8 बाज़ारों के हवाले से, ब्यूटिफिकेशन के अमल के हवाले से। हमने देखा कि फैसलाबाद का एक पुराना और अहम मसला था। 8 बाज़ार इस शहर की पहचान भी हैं, हम देखते हैं बहुत लोग यहाँ पर विज़िट भी कर रहे होते हैं। लेकिन ब्यूटिफिकेशन के अमल के हवाले से बात करें, इंक्रोचमेंट के हवाले से बात करें, जिस तेज़ी से इन मंसूबों का आगाज़ किया जाता है, हमें इख्तिताम या कंप्लीशन जो है उस तरह से नहीं नज़र आती है, जिसकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात हमें नज़र आते हैं। महविश देखें, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है और जो बाज़ार है वो मकसद होता है वहाँ पे तिजारत का, और लेन देन के मामला चलते हैं, तिजारत चलती है, आपके शहर का मुआशी हब जो कहलाते हैं वो आगे चीज़ें पड़ती हैं। अब ब्यूटिफिकेशन वहाँ पर एक तो है जी, आपका कोई टूरिस्ट पॉइंट है, वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए, कोई शक नहीं है कि लोगों ने वहाँ पर आना है और उनको देखने को अच्छा मिलना चाहिए सब कुछ। लेकिन जब हम 8 बाज़ारों की बात करते हैं, बिलखुसूस घंटाघर की बात करते हैं, तो वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन इज़ अ सेकेंडरी पार्ट, क्योंकि वहाँ पर सबसे जो पहली तरजीह है वो है तिजारत। वहाँ पर हज़ारों लोगों के घरों के चूल्हे लगे हुए हैं जो चलते हैं उस बाज़ारों से। फ़कत वहाँ पर एक ताजर नहीं बैठा हुआ, उस ताजर के आगे 8 मुलाजिम हैं, उनका वेयर हाउस है, वहाँ पर एक मुकम्मल सेटअप है जो चल रहा है और कई लोगों का रोज़गार चल रहा है। अब होता ये है हमारे यहाँ पर, जो सबसे हम बारहा कहते हैं कि आपने कोई भी चीज़ शुरू करनी है तो हमारे यहाँ पर मिडल वे पर निकालने नहीं जाता, कोई वस्ती रास्ता हम देखते नहीं है कि आया तिजारत भी डिस्टर्ब ना हो और हमारी ब्यूटिफिकेशन का अमल, इंफ्रास्ट्रक्चर का अमल भी बेहतर हो जाए। हमने क्या करना है कि बैक वक्त सारे महाज खोल देने हैं और देखना है कि जनाब अब क्या होती है क्या नहीं होती है। एक तरफ हमारी जो 8 बाज़ारों का कारोबारी मामलात हैं वो डिस्टर्ब हो गए, और दूसरी जानिब हमने क्या है कि ब्यूटिफिकेशन का अमल भी उस तरह से तेज़ी से मुकम्मल नहीं हो पाएगा जिस तरह से उसको होना चाहिए। लेकिन इस बार हमें ये अब हम कह सकते हैं बेहतरी दिख रही है कि जनाब इन्होंने एक बाज़ार से शुरुआत की है और बकिया बाज़ारों को छोड़ रखा है अभी कि एक बाज़ार मुकम्मल हो जाए। ये अच्छी चीज़ है जो वो हम उसको कंसीडर भी करेंगे और बताएंगे भी। अब यहाँ पर ये है कि अब इसको आप दुरानिया कितना लगाते हैं। 3 महीने का कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से अभी फजील और मैं बात कर रहे थे कि 3 महीने पे लगता नहीं है कि कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी उस पर काम होना ज़रूरी है। सुस्त रवि का शिकार है, लाइक बिज़नेस कम्युनिटी ये बात करती हुई दिखाई देती है कि रात को भी काम किया जा सकता है ताकि ये जो मंसूबा ये टाइमली कंप्लीट किया जाए, कारोबार मुतासर ना हो। बिल्कुल सही है। देखिए महविश, हम जिस शहर से मुआवजना करते हैं, अगर लाहौर की सतह पे देखा जाए तो वहाँ पर कोई भी जो मंसूबा शुरू होता है उसके लिए टाइम का जो पहले तयन कर लिया जाता है कि जनाब इतने वक्त में हमें ये चीज़ चाहिए, और वो हम देखते हैं कि वहाँ पर 24 घंटे काम चल रहा होता है। अब यहाँ पर आप दिन के औकातकार में काम करेंगे, रात के औकातकार में नहीं करेंगे, तो आप 2 शिफ्टें भी लगा सकते हैं ताकि मनसूबा जल्दी पाया तकमील तक पहुँचे और जो मामलात हैं वो दोबारा से सेटल डाउन हो सकें, बेहतरी की जानिब आ सकें। लेकिन हमने वहाँ पर यही करना है कि जनाब जो एक तसलसल है उसको बरकरार रखना है। जैसे हमने खानवाला देखा, हमने अपना पुल देखा, उस पर फ्लाई ओवर पर देखा काम होता है कि जनाब एक जो रास्ता है उसको 3 महीने लगा दिए गए और बाद में दूसरे को पकड़ लिया गया। तो
इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनमें रफ्तार, अब देखें जिद्दत आ रही है, मशीनरी आपके पास जदीद आ चुकी है, आप काम कर भी रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि जनाब आपने जब किसी आला हाकिम ने या किसी आला अथॉरिटी ने कोई दौरा करना होता है तो आप शहर को ऐसे चमकाते हैं मिनट्स में, एक ही दिन में आप पैचिंग का काम भी कर देते हैं, आप जो एक्स्ट्रा हमारी जो गार्बेज साइड है वो भी आप क्लियर कर देते हैं। तब ये स्पीड कहाँ से आती है, इतने मुतारिक कैसे हो जाते हैं? मसला ये है कि आप मुतहरिक हो सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप जानबूझकर एक सुस्त रवैये का शिकार होते हैं। यहाँ पर हम सब कुछ ज़िले इंतज़ामिया के पल्ले नहीं डाल सकते। जानबूझकर चीज़ों को डिले की तरफ जाया जाता है कि जनाब काम बहुत हो रहा है, काम बहुत है, काम बहुत ज़्यादा है। एक जो हमारे यहाँ पर ठेकेदारी कल्चर है कि हमने शो ऑफ करना है चीज़ों को कि जनाब हम तो मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये नीचे से ये पाइपलाइन निकल आई है, अब ये काम हो गया, यहाँ पर हमने ये वायर्स ने हमें मुतासर कर दिया है। तो ये चीज़ें सब है पहले करने वाली कि आपने जब शुरू करना है तो फिर आपके पास टाइम होना चाहिए कि इतने टाइम में, इतने वक्त में हमने ये चीज़ क्लियर करके देनी है। अब जिद्दत की तरफ आना चाहिए हमें, बहुत देर हो गई है ये पुराने हीले बहाने करते हुए, पुरानी चीज़ें सुनाते हुए कि जनाब अब ताख़ीर का शिकार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और बिलखसूस ये कोई साइड एरिया नहीं है, कोई गांव देहात नहीं है जहाँ पर आपने काम शुरू किया है और आप लगे रहें, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये वो एरिया है, सबसे पहला जो आपने बाज़ार पकड़ा है वो कचहरी बाज़ार है, जो कि आज के जदीद दौर की सबसे अहम डिमांड है कि आपकी मोबाइल एसेसरी, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, सारी की सारी जहाँ पर जो टेक्निकल एसेसरी है वो आपको वहाँ से मिलती है। अब वहाँ पर लोग 8 बाज़ारों में अगर हम बात करें, रेलवे रोड के हवाले से हम बात करें, चिन्योट बाज़ार के हवाले से, ये तमाम तर बाज़ार बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर तजावुज़ात का भी मसला अक्सर औकात देखने में आता रहा है। लेकिन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए बिज़नेस कम्युनिटी और इंतज़ामिया को एक पेज पे आना पड़ेगा। फर्दर पीछे इस टॉपिक पे बात करेंगे। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात करें 8 बाज़ारों के मसाइल के हवाले से। फजील, अगर हम देखें कि फैसलाबाद का एक अहम और पुराना मसला जो है वो पार्किंग का मसला है। पार्किंग प्लाजा अरसा दराज हो गया कि फैसलाबाद हमेशा से ये डिमांड करता दिखाई दे रहा है कि पार्किंग का निज़ाम जो है इसे ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, इसे स्ट्रक्चराइज्ड होना चाहिए। 8 बाज़ारों के ताजर जो हैं उनकी भी यही डिमांड है। जो लोग वहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं वो भी ये चाहते हैं कि जब वो ख़रीदारी के लिए आएँ, उनकी गाड़ी पार्क करने के लिए, मोटर बाइक पार्क करने के लिए एटलीस्ट एक अच्छा प्लाजा मौजूद होना चाहिए। काफ़ी अरसे से बात तो सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शायद इस साल जो है पार्किंग प्लाजा मिल जाए। तो आपको ये इम्कानात कब या किस साल में होते हुए दिखाई दे रहे हैं? साल 2026 में फैसलाबाद को पार्किंग प्लाजा मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये एक ख्वाहिश है हमारी, और वो कहते हैं कि ख्वाहिशें अच्छी होती हैं और आपकी ये रहनी चाहिए। यही इंतज़ामिया का मोटो लगता है मुझे कि वो कहते हैं कि उम्मीद पे ज़िंदा रहें। तो प्लाज़ा तो नहीं मिलेगा, और मुझे कभी उम्मीद है कि आइंदा फिर कुछ 4-5 माह का टाइम दे दिया जाएगा कि तब तक ये मुकम्मल कर लिया जाएगा, और बस वो इसी डगर में लगाए रखे है अवाम को ज़िला इंतज़ामिया के तब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। तो हम कहते हैं कब मिल जाएगा। बिल्कुल फजील, यहाँ पर हमारा एक ही सवाल है कि कब मिल दो पॉइंट ऑफ व्यू हमें नज़र आते हैं। इंतज़ामिया ये बात करती हुई दिखाई देती है कि जब ताजर एक प्लाजा बना रहे थे, जो नक्शे अप्रूव किए जा रहे थे, दोनों तरफ आ है ना, कि तब पार्किंग का जो है ये बिज़नेस कम्युनिटी का भी उतना ही मसला है, वो पार्किंग क्यों नहीं देते हैं। और इंतज़ामिया ये कहती है कि नक्शे ताजर ये बात करते हुए दिखाई देते हैं नक्शे अप्रूव करवाए थे, तब इंतज़ामिया को क्यों ये बात नज़र नहीं आई है। देखिए महविश, जो नक्शा अप्रूव होता है 3-4 मंजिला जब जो भी प्लाज़ा बनता है उसमें एक पोर्शन आपका पार्किंग का होता है, और वो नक्शे के अंदर मौजूद है पार्किंग एरिया। उसको डिक्लेयर किया जाता है जब नक्शा आप ज़िला कौंसल से या मुतलका महकमों से पास करवाते हैं, तो उसके अंदर एक जो आपका पोर्शन है, एक फ्लोर जो है उसको डिक्लेयर किया जाता है कि ये पार्किंग के लिए है। वो चाहे आप बेसमेंट में दे दें या फिर आप ग्राउंड फ्लोर पे दे दें। तो वो जो प्लाजे 4 मंजिला हैं उनमें वो डिक्लेयर है एक आपका पोर्शन, लेकिन डिक्लेयर कर दिया। कागज़ी कार्रवाई में जो सरकारी महकमे हैं वो कभी भी मार नहीं खाते। कागज़ी कार्रवाई में वो पूरे रहते हैं। अब जब भी आप जाकर पूछ लेंगे, उन्होंने सारा रिकॉर्ड निकालना, उन्होंने कहना ये प्लाजे हमने देखे हैं, डिक्लेयर किया हुआ, क्यों नहीं उन्होंने नहीं देनी थी पार्किंग। आप मुझे बताएं, आपके पास 4 दुकानें हों और आपको चारों से किराया आए तो आपको बुरा लगेगा?
आप एक दुकान को कह दें कि जी जो भी आएगा इसमें अपना सामान रखी जाए और वो खाली छोड़ दें आप। ये तो अगर आपने डिक्लेयर किया है उस नक्शे के अंदर तो आपका काम बनता है आप उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। आपको फिर जब आपकी जेबें गर्म कर दी जाती हैं तो आप कहते हैं ठीक है जाने दें आने दें, जाने भी दें आने भी दें। तो पार्किंग के जो मसाइल हैं ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों तरफ से हैं। जो दुकान जो प्लाज़े का मालिक है वो अगर पार्किंग नहीं दे रहा तो वो भी गलत कर रहा है, जो उससे ले नहीं रहे वो भी गलत कर रहे हैं। लेकिन जो पार्किंग प्लाज़ा बनना था वो एक प्लाज़ा 11-12 साल में मुकम्मल नहीं हुआ। ये जो पार्किंग कंपनी है ये पैसा कहाँ पर लेकर जा रही है। अभी कल एक जगह पे जो DHQ हॉस्पिटल है अब अलाइड हॉस्पिटल 2 बन चुका है, उसकी पार्किंग के को बंदे थे, उन्होंने देखा हमें तो दूर से सलाम किया, फिर कहते कि जी आप हमारे पीछे ही चढ़े रहते हैं, आप कहते हैं हम ज़्यादा पैसे लेते हैं पार्किंग के। मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा ये कौन आ गया इधर। कहता जी वो देखें आपने वो चलाया था इस तरह से कि हम ज़्यादा पैसे लेते हैं। मुझे याद नहीं आया, एक दफ़ा ना वो वीडियो एक वायरल हुई थी DHQ हॉस्पिटल की अलाइड 2 की। एक ख़ातून थी गाड़ी में तो उन्होंने कोई वहाँ पर रौला बना लिया था कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। वो कहते हैं हमने तो कोई नहीं मांगे थे, वो हमें हम पे इल्ज़ाम लगा रही थी, वो तो ठेका ही DC साहब के पास है। वो DC साहब के पास ठेका है पार्किंग स्टैंड का एक हॉस्पिटल के। तो ज़िले इंतज़ामिया ये पैसा पार्किंग का कहाँ पर लेकर जा रही है। ये उस प्लाज़े पे अगर यही पैसा पार्किंग का ही लग जाए, कोई हुकूमत से बजट लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी देर से लटका हुआ है वो उस पर यही पैसा उठाकर लगाते रहते तो एक पार्किंग प्लाज़ा बन जाना था। लेकिन तरजीहात की बात है कि तरजीहात में शामिल ही ना हो। उस तरह से हमें पार्किंग प्लाजा नजर मैं नहीं आ ये रहा है। समझता हूँ कि फैसलाबाद के शहरियों की सहूलियात जो हैं वो तरजीहात में शामिल ही नहीं हैं, ज़िला इंतज़ामिया की ना हुकूमत की। अब रोड्स बनाए जा रहे हैं, मुझे आप ये बताएं कि पूरे शहर के रोड्स को उखाड़ दिया गया है। कैनाल रोड आपका कैनाल एक्सप्रेस वे है, अब वो सिर्फ ये गट वाला से आगे एक्सप्रेस वे नहीं है, पीछे से भी तो वो उसी को अटैच कर रही है ना, उसको भी उखाड़ा गया है कहीं ना कहीं से। मैंने 2-4 दिन पहले देखा है। लेकिन फजील शहरी तो शायद इस खुशफहमी में मुब्तला हैं या कि नहीं शायद महविश देखें मेरी बात सुने, प्लानिंग पता क्या होती है। आप पहले एक रोड को उखाड़ें, उसको बनाएं, फिर अगले पर जाएं, उसको बनाएं, फिर अगले पर। ये नहीं कि पूरे शहर के रोड्स आपने उखाड़ के, तो ट्रैफिक इतनी जैम होती है हर रोड के ऊपर कि यकीन करें 1-1 घंटा ज़लालत हो जाती है सड़कों पर। पूरे शहर को तोड़ दिया गया है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि काम हो रहा है। आप जो मर्ज़ी करते रहें, काम जो होता है वही होता है। ये इस तरह से दिखावे से नहीं होता कि जी काम हो रहा है। ये सिर्फ लोगों को ना तंग करने वाली बात है। शेखपुरा रोड है, आज 6 दिन हो गए हैं इसको तोड़ के रखा हुआ है, तो इसको कब आप दोबारा बनाएंगे। बहुत सारे शहरी ये बात भी करते हुए दिखाई देते हैं कि जो रोड्स बिल्कुल ठीक थे उन्हें भी दोबारा से वहाँ पर भी ये सारा सिस्टम हो रहा है, वहाँ पर उन्हें भी उखाड़ दिया गया है। देखें जहाँ पर सिर्फ पैच वर्क की ज़रूरत थी उसको भी उखाड़ दिया गया है। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या प्लानिंग है, ये तो वही बता सकते हैं, जादूगर हैं जो जादू से शायद उन्होंने अचानक सारे इसलिए तोड़ दिए थे कि हमने जादू से कहना है बन जा तो वो बन जाएंगे। लेकिन फजील बात यह है कि इस शहर के लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट आए, तरक्की आए, लेकिन तमाम चीज़ों में हम देखते हैं कि कोई मंसूबा लेकर आया जाता है, उस पर काम भी शुरू हो जाता है, लेकिन वो टाइमली कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से जो नेमत समझा जाता है वो कहीं ना कहीं जहमत बनता हुआ दिखाई देता है। मोहम्मद रिनारू, आप बताइए, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? पार्किंग का निज़ाम बेहतर होगा? कहते हैं कि किसी कौम का नज़्म व ज़ब्त देखना है तो उसकी ट्रैफ़िक के निज़ाम को देखें, और ट्रैफ़िक का निज़ाम तब बेहतर होगा जब हम देखेंगे कि पार्किंग का निज़ाम बेहतर होगा। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप इस मसले को किस तरह से देखते हैं? महविश, अभी आपने सवाल में ही अपने सारा का सारा जो मग़ज़ है वो बयान कर दिया है कि जो भी डिसिप्लिन है, मुनज़्ज़म है कोई भी माशरा, तो वो उसके रहन सहन से, उसके ज़ावियों से, और सबसे बढ़ कर के उसका जो ट्रैफ़िक का निज़ाम है, डिसिप्लिन है, उससे दिखाई दे देता है कि वो कौम कितनी बाशऊर है और कितनी वो आगे बढ़ना चाहती है। अब हमारे यहाँ पर जो पार्किंग के मसाइल के सारे मसाइल हैं
उनमें जो चीज़ सबसे अहम है और जो चीज़ सबसे बुनियादी नुक्ता रखती है वो ये है कि हमारे शहर में कई प्लाजे हैं। 8 बाज़ारों से ले लें आप या मुतल्लिका पार्किंग से ले लें, कई प्लाजे हैं और वो तामीर हो चुके हैं और उनमें ऐसा कोई भी प्लाज़ा नहीं है जिसकी ज़ाती पार्किंग हो बेसमेंट में। सारी की सारी जो पार्किंग है वो पब्लिक पार्किंग इस्तेमाल की जा रही है, जो कहीं ना कहीं ज़िले इंतज़ामिया ने दे रखी हुई है। और जो कारोबार है वो उनका चमक रहा है, जो कारोबार हो रहा है वो उनके हो रहे हैं, लेकिन जब उनको पार्किंग चाहिए तो वो सारे का सारा खमियाजा, सारे का सारा जो चीज़ है वो आके डाल दी जाती है ज़िले इंतज़ामिया पर। हम ज़िले इंतज़ामिया को बरीउल ज़िम्मा हरगिज़ करार नहीं दे रहे, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जनाब आपके ये प्लाजे इतने तामीर कैसे हो जाते हैं जब एक एक्ट शामिल है। ताख़ीर का क्यों शिकार रहते हैं पार्किंग प्लाजा? अगर फैसलाबाद की डिमांड 2 से 3 प्लाजे हैं, लेकिन फैसलाबाद में एक पार्किंग प्लाजा जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बिज़नेस कम्युनिटी के भी तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह। फर्दर भी 8 बाज़ारों के मिसाल के हवाले से बात करेंगे। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं 8 बाज़ारों के मिसाल के हवाले से मुश्किलात का कहाँ पर सामना करना पड़ता है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फैसलाबाद का पार्किंग का मसला जो है बड़ा पुराना और दरीना मसला है, जिसे हल करने के लिए बड़ा इफ़ेक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ अगर 8 बाज़ारों के दीगर मसाइल के हवाले से बात करें, जो ख़ासकर ख़रीदारों को जब 8 बाज़ारों का रुख करते हैं उन्हें ये मसले का सामना करना पड़ता है। शटर बस सर्विस का आगाज़ किया गया था कि 8 बाज़ारों को पार्किंग फ्री करना है, 8 बाज़ारों को व्हीकल फ्री करना है, लेकिन शटर सर्विसेज जो चलाई जा रही हैं, जो मौजूदा सिचुएशन है वो इनफ नहीं है। शहरी ये बात करते हुए दिखाई देते हैं। फजील, इस चीज़ पे कोई न्यू एवेल्यूएशन देखी है आपने? कोई न्यू रेजोल्यूशन आ रही है कि ये 2 बसेस गालिबन काम कर रही हैं 8 बाज़ारों में, जो कि ना होने के बराबर हमें दिखाई देती हैं? शहरी ये बात करते हैं, क्या कहते हैं इस पर? नहीं, जो शटल्स हैं वो और आ चुकी हैं, अब 6 हो चुकी हैं 8 बाज़ारों में, लेकिन वो 6 भी कम हैं और वो पहले 2 थीं, 2 तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर थीं। लेकिन जो मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, इसको आप नहीं रोक पा रहे 8 बाज़ारों में एंट्री उनकी। उसकी एक वजह है कि वो हैं होलसेल मार्केटें 8 बाज़ारों के अंदर। आपने बिल्कुल बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर किसी मीटिंग के उसको डिक्लेयर कर दिया कि जी यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जाएगी, मोटरसाइकिल नहीं जाएगी। आप देखें, ज़िला इंतज़ामिया की हमेशा कोशिश रही है कि अपनी नाअहली जो है उसको दूसरों के ऊपर डाला जाए, और ये 8 बाज़ारों को लेकर भी यही काम हो रहा है। अगर आपने वहाँ पर पार्किंग नहीं होने देनी तो आप एंट्री होने के बाद भी नहीं होने दे सकते अगर आप चाहें तो। कि अगर कोई मोटरसाइकिल गया है, कोई गाड़ी गई है, तो 10 मिनट से ज़्यादा जो खड़ी हो, कैमरे लगे हों, आप उसको उठा लें लिफ्टर से, जैसे इधर उधर से उठा लिए जाते हैं। आजकल वैसे उठा भी रहे हैं। तो वहाँ पर लोडर जो रिक्शे हैं वो फ़जूल में 3-3, 4-4 घंटे खड़े रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इस तरह से फिर मामलात बिगड़ते हैं। अगर आप 8 बाज़ारों को समझ लें कि ये कारोबारी हब हैं, ये होलसेल की मार्केटें हैं, तो अब वहाँ पर पार्किंग प्लाजे 8 बाज़ारों के बाहर अगर बन जाते, जो एक भी नहीं बन सका और वो बनेगा भी नहीं, मैं तो यही कहता रहूँगा कि नहीं बनेगा। जो 12 साल में नहीं बन सका तो वो आगे कब जाकर बनेगा। तो अगर पार्किंग प्लाजे हों बाज़ारों के बाहर तो फिर ये काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। अगर बाज़ारों के बाहर भी नहीं है, जिस बाज़ार के अंदर, जिस मार्केट के अंदर 4 मंजिला प्लाज़ा है, उसका एक पोर्शन दिलवाएं ना आप लोगों की पार्किंग के लिए, और वो पार्किंग फ्री हो, फ्री पार्किंग हो, तो आप वो दिलवाएं पार्किंग। ये तो इंतज़ामिया का काम है ना कि अगर आपने नक्शे में उसको अप्रूव की है एक पोर्शन उसका पार्किंग के लिए, तो वो दिलवाएं भी लोगों को। आप वो काम नहीं करते, लेकिन आप उठा के कोई ना कोई नया जो हुक्मनामा है वो सादर कर देते हैं, और जिससे सिर्फ़ मुश्किलात शहरियों को पेश आती हैं। अब दफ्तरों में बैठे हुक्मनामे देकर शहरियों को तंग करते हैं। तो जो पार्किंग देनी है प्लाजे के मालिक ने, वो आप क्यों नहीं लेकर देते?
बिल्कुल चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा बिल्कुल। ज़रूरी है। फसल तमाम तर मुतालबात, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं, लेकिन आर्ट बाज़ारों का एक पुराना और अहम मसला जो कि बहैसियत कौम हम सब लोगों का मसला और फ्रीज़ा होना चाहिए, वो है टैक्सेशन का मामला। आपने देखा होगा कि आर्ट बाज़ारों में बड़े बड़े कारोबार हैं जो कि उस तरह से काम करते हुए हमें नहीं दिखाई देते। अभी हालिया मैं वो देख रही थी, हुकूमत की जानिब से बात की गई है कि अब QR कोड जो हैं वो लाजिम कर दिए जाएंगे, जो बिल्कुल। कि बहुत अच्छा इकदाम है कि वो तमाम तर अच्छा लोग जो महविश, कि आपका मैं ऑन सवाल समझ गया हूँ। बिल्कुल, ये अगर आप ताजरों को कहें ना कि आपके मुतालबात क्या हैं, तो 10-15 दिन लगेंगे वो मुतालबात लिखने में, वो इतने बड़े मुतालबात होंगे। अगर आप पूछेंगे कि आप टैक्स कितना देते हैं, तो वो कहते हैं हम यतीम हैं, हमें तो खुद सदका खैरात लगता बिल्कुल। है। टैक्स देने की बारी आती है तो मर जाते हैं। ये सीधी बात करता हूँ। 4,000 के करीब दुकान है, और उस 4,000 में से आप सिर्फ कुछ 100 सैकड़ों की तादाद में होंगे जो एनटीएन बिल्कुल होल्डर हैं। इसी तरह से है, टैक्स देने की टैक्सेशन बारी बहुत आती है तो ज़रूरी वो है ख़त्म किसी हो भी जाते मुल्क हैं। के लिए, किसी भी शहर की तरक्की के लिए। मोहम्मद इनारू, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? हुकूमत बात करती हुई दिखाई देती है कि अब डिजिटलाइज्ड होने का टाइम है और डिजिटलाइजेशन के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। जैसे रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि कल से खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही हैं कि अब QR कोड वाया पेमेंट के लिए बड़ा मस्ट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हुकूमत का ये अच्छा इनिशिएटिव है। वो लोग जो कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं एक्सेप्ट कर रहे या कोई भी जो रास्ते हैं टैक्सेशन के मामले से बचने के लिए, लेकिन आर्ट बाज़ारों में मामला जो है टैक्सेशन के हवाले से आप किस तरह से देखते हैं? देखें महविश, इसमें अब तो हुकूमत का ये नहीं है कि हुकूमत ख़ुद से इसको करवा रही है। ये IMF की पॉलिसियों में शामिल है कि अब आपकी जो करेंसी है, आपके जो सारी की सारे लेन देन के मामलात हैं, आप उसको डिजिटल करें ज़्यादा से ज़्यादा। वो किसी भी किसी तनाजुर में हो सकते हैं। तो अब ये हुकूमत को करवाना पड़ रहा है। ये ख़ुद से नहीं चाहते कि जो एक टैक्सेशन का मुरतब निज़ाम है उसमें मज़ीद बेहतरी आए या उसमें शफाफियत आए या सारे के सारे उसके दायरे कार में आए। हम बारहा जिक्र कर चुके हैं कि जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर उसका जो टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय हमेशा टैक्स का बोझ बढ़ा दिया जाता है उन्हीं बंदों पर जो कि पहले से टैक्स अदा करते आ रहे हैं। आप QR पेमेंट्स पे आएंगे, आप डिजिटल आइज़ होंगे, आप बेहतरी की जानिब आएंगे तो टैक्स भी ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट होगा, आपकी हर पेमेंट पे होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप मुआशी सतह पर मजबूत होते दिखाई देंगे। हमारे यहाँ पर जो ताजर का मसला है वो ये ख़ुद से चाहता है कि जनाब उसका जो सारा करेंसी है वो लेन देन कैश में हो ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल। वो बैंकिंग की तरफ नहीं आता। एतमाद के मसाइल हैं, ट्रस्ट के मसाइल हैं, और फिर हमारे यहाँ पर जो हुकूमती पॉलिसियाँ हैं, बेजा पॉलिसियाँ हैं, रेट्स हैं, ज़्यादा रेट्स हैं, तो ये सारा एक यकजा अमेज़ा बनता है जो कहीं ना कहीं ताजर को हुकूमत से दूर करता है और हुकूमत को ताजर के ऊपर चढ़ाई करने पर मजबूर कर देता है। तो यहाँ पर हम बारहा कह चुके हैं कि आप अगर अपनी टैक्सेशन की पॉलिसियाँ बेहतर बनाएं और ताजर को बजाय कि आप एक प्रपोज़ल देने की बजाय उसके लिए ऐसी कंडीशंस क्रिएट करें जो कि आप मामला फ़हमी से, मनसूबा साजी से करते हैं कि जनाब अगर आप डिजिटलाइज नहीं होते, आप ये चीज़ें नहीं करते तो आप इन सहूलियात से फ़ायदा नहीं उठा आपने भी सकते। देखा होगा कि वो लोग जो कि टैक्स पे कर रहे हैं वो ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि जो टैक्स पेयर है उसके इर्द गिर्द जो शिकंजा है वो ज़्यादा तंग कर दिया जाता है, बजाय इसके दूसरे लोग उसे एज अ रोल मॉडल तस्वुर करें कि वो लोग भी टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अपना रोल प्ले करें। लेकिन ये गैप जो है FBR के दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान और बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान ये रिजॉल्व होगा तो टैक्सेशन के मामला जो हैं वो बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इनारू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया जी। आर्ट बाज़ारों के मसाइल, ब्यूटिफिकेशन का मामला, ये तमाम तर अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ साथ पॉलिसीज़ में तमाम तर लोगों को मुशावरत के तौर पे फीडबैक अप्रोच के साथ लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सराफा मार्केट में सोने का आज रेट क्या चल रहा है। सोने की कीमत फिर हम देख रहे हैं कि गैर मुस्तकिल में कभी रेट हमें कम होते हुए दिखाई देते हैं और कभी रेट जो है वो ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं। आज का रेट भी कुछ इसी तरह से है कि हमें इजाफा दिखाई दे रहा है। आज के अगर 1 तोला गोल्ड के रेट के हवाले से बात करें, 4,71,700 रुपये में 1 तोला सोना जो है वो सराफा मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें, 4,04,000
₹413 में 10 ग्राम सोना जो है हमें फ़रोख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन अनसर्टेनिटी है और हम देख रहे हैं कि शहरी ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब सोना ख़रीदना जो है वो क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिज़नेस कम्युनिटी जो सोने को डील करने वाले ताजिर हैं वो भी ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि सोने की कीमत गैर मुस्तहकम होने से कारोबार काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। सरमायाकारी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारे लोग सोने में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कि अभी वेट कर रहे हैं कि शायद सोना जो है वो मज़ीद सस्ता हो जाए, आने वाले दिनों में महंगा हो जाए। तो बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। वो ख़रीदारी के लिहाज से भी है, वो कारोबार के लिहाज से भी है और वो सरमायाकारी के लिहाज से भी है। आज के करेंसी रेट भी देख लेते हैं जी। आज सबसे पहले यूरो के हवाले से बात करें तो यूरो की आज की जो बाइंग पावर है वो 326.93 है। 327.51 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूरो की कीमत हमें कम होती हुई दिखाई दी है। और इसके साथ साथ सऊदी रियाल के हवाले से बात करें 74.66 में बाय किया जा रहा है और 74.8 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से यूएई दिरहम है 76.24 में बाय किया जा रहा है और 76.37 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड की कीमत हम देखें तो 375.67 में बाय किया जा रहा है और 376.34 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर की कीमत मुस्तहकम है, कीमत में स्टे दिखाई दे रहा है। 280.5 में बाय किया जा रहा है और 280.5 में ही फ़रोख्त किया जा रहा है। मजमूई तौर पे अगर हम करेंसी के रेट का एनालिसिस करें तो यूरो की कीमत में हम थोड़े से कमी देख रहे हैं और इसी के साथ पाउंड की कीमत में भी हम देख रहे हैं कि ₹1 का कमी हमें दिखाई दे रही है। तो ये करेंसी और गोल्ड के रेट थे जी। आने वाले दिनों में सोना महंगा होता है या सस्ता होता है, इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से जो कि 10 जनवरी को हो रहे हैं। ये इंतखाबात जो हैं ये वकला बरादरी के लिए बड़े अहम हैं क्योंकि साल 2026 का जो विज़न है इन इंतखाबात पे डिपेंड करता है। वकला के मसाइल, वो चैम्बर महंगे होने की सूरत में हो, वो डिस्पेंसरी अपग्रेड होने की सूरत में हो, वो रिफ्रेशर कोर्सेज़ करवाने की सूरत में हो, एक सीनियर और जूनियर वकील के दरमियान जो गैप ख़त्म करने के हवाले से हो। तो ये जो इलेक्शन है ये बड़े अहमियत के हामिल हैं। अब सवाल ये होता है कि जब भी इलेक्शन के हवाले से बात करें, वो जनरल इलेक्शन है, वो किसी तंजीम का इलेक्शन है, तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कानूनी रवायत भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन तमाम चीज़ों को किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा 10 जनवरी को, इस पर जी बात करेंगे। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है राना शफ़क़त आलम साहब ने, चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद है। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शफ़क़त साहब आप? जी खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर शफ़क़त साहब। 10 जनवरी बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है। हम देख रहे हैं कि कैंपेन जो है इलेक्शन की वो भी फ़ाइनल स्टेप पे जो दाखिल हो चुकी हैं। तो सबसे पहले मुझे 10 जनवरी के हवाले से बताएं कि वक्त क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा वोट कास्टिंग के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हर साल इलेक्शन बार में होते हैं और उसके लिए लगभग एक ही तरह से सारी तैयारी का सिलसिला होता है। हमारी टाइमिंग जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। उसमें वक्त की कमी बेशी हम कर सकते हैं। ठीक है। 10 तारीख को सैटरडे है, तो उस दिन ये इलेक्शन मुनक्किद हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं, आपने देखा होगा कि फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है और इलेक्शन के दौरान ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो भी हमें देखना है कि वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से चले और जो वकला हैं वो भी जब वोट कास्ट करने के लिए आएँ तो उन्हें किसी किस्म के मुश्किलात का सामना ना करना पड़े इन दी टर्म ऑफ पार्किंग। ये तमाम इंतज़ामात को किस तरह से देख रहे हैं आप? उसमें पिछला जो इलेक्शन अभी होके गुजरा है 2 महीने पहले, उसमें ट्रैफिक प्लान काफ़ी बड़ी सतह पे जो ब्लॉकेज की गई थी, सड़कें बंद कर दी गई थी। मसलन चनाब चौक बंद कर दिया गया था, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर दिया गया था। तो जो ठंडी सड़क है जिसको हम क्लब रोड भी कहते हैं, वो सारा बंद कर दिया गया था। तो इस मरतबा हमने वकला की सहूलत के लिए और आम आदमी की सहूलत के लिए कोशिश की है कि कचहरी के करीब से सड़कों को बंद करें ताकि वकला को आसानी से पार्किंग भी मुयसर आ जाए और उनको कचहरी तक पहुंचना भी जो है वो आसान हो। अब ज़िला कौंसल चौक से ब्लॉक की जाएगी सड़क, ठीक है, और डीसी ऑफिस के सामने से, और जो जनाब बाग की तरफ से 3 सड़कें कचहरी की तरफ जाती हैं उन सड़कों को सेशन कोर्ट वाली साइड से बंद किया जाएगा ताकि वो पार्किंग का काम भी दें और वहाँ पे रश भी ना हो
उस वोटिंग एरिया में। बिल्कुल, ताकि शहर की जो पार्किंग है या शहर के तमाम तर मामलात हैं, ट्रैफिक का निज़ाम है, वो भी मुतासिर ना हो, बल्कि जो वकला जो वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, इस इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, तो उनके भी तमाम तर मामला जो हैं वो मुतासिर ना हो। सर, इसके साथ साथ बताइए इस इलेक्शन में कितने उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं? अगर सदर के हवाले से बात करें, सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी। जी, इसमें कैटेगरीज होती हैं, मुख्तलिफ इसमें ओहदे होते हैं, मुख्तलिफ मनसब होते हैं जिनके लिए बार कौंसल के जो मेंबरान हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो इस मरतबा 8 सदारत के उम्मीदवार हैं और 4 सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, 2 जॉइंट सेक्रेटरी के हैं, 6 नायब सदर के लिए हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए 2 है और 3 लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए। बिल्कुल सही। टोटल 25 बनते हैं। ठीक सर। शफकत साहब, अगर इन इलेक्शन के हवाले से बात करें, हर साल वैसे तो ये इलेक्शन होते हैं, लेकिन इस इलेक्शन पे ना मैं समझती हूँ कि एक पूरे साल का विज़न जो है वो इंसार कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। आप इन इलेक्शन की इम्पोर्टेंस को किस तरह से देखते हैं? देखें, वकला बरदरी भी सोसाइटी से है। जिस तरह का रवैया आम आदमी का आम मुआशरे में है और उसी तरह का रवैया तकरीबन लोगों का बार में है। हर बंदे को ये ख्वाहिश है कि मेरी होर्डिंग्स लग जाएं, मेरे पोस्टर्स लग जाएं, मेरी फ्लेक्सेस लग जाएं और जितना किसके पास पैसा है उस हिसाब से वो कोशिश करता है कि मैं उसको करूं। लेकिन इस मरतबा मेरे साथियों ने, जो 4 मेरे साथ मेंबर्स हैं, जिनमें राशिद गुजर साहब हैं और चौधरी तारिक महमूद संगेड़ा साहब हैं, चौधरी मोहम्मद अकमल शाद साहब हैं और मोहम्मद अली रामे साहब हैं, ये 4 मेंबर्स हैं बोर्ड के मेरे साथ। हमने कोशिश की है कि इस मरतबा हम कचहरी के गिरदो नवा में जो बड़ी फ्लेक्सेस लग जाती हैं वो ना लगने दें। सही। और खंभों पे और इस तरह की कोशिश की है काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ हमने देखा है हलचल कि यहाँ पर थोड़ी सी वायलेशन होती हुई दिखाई दी है, जिसमें आपसे बात कर रही थी। नहीं, इस मरतबा पहले से अगर आप आम आदमी से भी पूछें तो पहले से काफ़ी बेहतर सूरत हाल है। मतलब पहले ये नहीं है, पहले तो इतना मतलब सूरत हाल थी कि 20-20, 40-40 फुट के लंबे जो हैं वो फ्लेक्सेस बनवा के रोडों पे लगा दी गई। इस मरतबा नहीं है वो चीज़, कम कदरे कम देखी है कम। इसमें। इसके साथ साथ सर वोट कास्ट के तरीक़ाकार बताएं, जैसे कि मैंने आपसे ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले बात की कि सर वेरिफिकेशन किस तरह से की जाती है, वोट कास्टिंग के हवाले से प्रोसीजर क्या है, एक वकील जब वोट कास्ट करेगा किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? अब उसमें ऐसे है कि जी ये इलेक्शन हमारा बायोमेट्रिक है और 2019 से ये बायोमेट्रिक चलता आ रहा है। इसमें बड़ा आसान तरीक़ाकार है, क्योंकि पहली मरतबा जब ये 2019 जनवरी में हुआ था तब मैं बोर्ड का मेंबर था। उस वक़्त पहली मरतबा ये बायोमेट्रिक इलेक्शन जो है वो मुतारफ़ करवाया गया था। उस वक़्त डेमो बनाकर भी हमने फेसबुक पे और दोस्तों को दिखाए थे। उसमें बड़ा आसान तरीका है कि जो रजिस्टर्ड वोटर है वो अपना थंब इम्प्रेशन देता है और उसके सामने स्क्रीन के ऊपर एक बैलेट पेपर खुल जाता है। वो अपनी चॉइस के कैंडिडेट को टच करता जाता है और जब सब को टच कर लेता है तो फिर वो कास्ट वोट नीचे उसका ऑप्शन होता है, वो उसको जब क्लिक करता है तो उसमें उसका वोट जो है वो कास्ट हो जाता है। तो बायोमेट्रिक तरीके से इलेक्शन होगा। टोटल हमारे वोटर्स की तादाद इस वक्त जो जिसको हम क्यू सहूलत कहते हैं, जो रजिस्टर्ड है हमारे पास, वो 4559। सही। इसमें से कुछ ऐसे हमारे वोटर्स हैं जो अपने वाजबात जमा नहीं करवाए जिन्होंने साल के, वो 200-250 हो सकते हैं, वो इसमें से निकल जाएंगे। बाकी लोग वोट कास्ट करेंगे इसमें, लेकिन 100% तो कास्टिंग रेशो हो ही नहीं सकती, होती नहीं है। तो लगभग कोई 3200, 3400, 3500 इतने वोट जो है ना वो कास्ट होंगे। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्शन के हवाले से जब भी हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पर जितनी दफ़ा भी बात हुई है, सोशल मीडिया पे वकला ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि ना कि बरादरी का तासुर हमें माजी में नज़र आया। इस साल आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ये चीज़ कम नज़र आई है या आज भी सेम उसी जगह पर हम स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, बरादरी का जो आंसर है उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह सकते कि बरादरी का आंसर शामिल नहीं है उसमें। बरादरी का आंसर काफ़ी हद तक शामिल है। अभी हमारा मुआशरा जो है वो इन चीज़ों से निकला नहीं है। अभी हम शादी ब्याह भी बरादरी में करते हैं। अभी हम इस तरह के मामलात में बरादरी को पहले देखते हैं। जनरल इलेक्शंस में हम बरादरी को पहले, बल्दियाती इलेक्शंस में बरादरी को पहले। तो वो आंसर वकला में भी मौजूद है।
मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से लोग ज़्यादा बाशऊर होते जाते हैं और ज़्यादा एजुकेटेड होते जाते हैं, ये तासुर उतना ही कम होता हुआ नज़र आता है। लेकिन फैसलाबाद में बरादरी का तासुर है। तो सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है ना, तो लोग एक दूसरे को ये पूछते हैं कि हाँ जी, यहाँ राजपूत बरादरी का कौन सा कैंडिडेट है, यहाँ जट बरादरी का कौन सा कैंडिडेट है। फिर कभी कभी अफसोस का इजहार भी करते हैं कि ओहो, जट तो 2 आ गए हैं, अब क्या करेंगे, अब किसे वोट 2 कास्ट, अब क्या करेंगे, बड़ी मुसीबत बन। लेकिन बरादरी का आंसर मौजूद है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ बरादरी के सर पे कोई इलेक्शन जीत जाएगा या कामयाब हो जाएगा या कामयाब हो सकता है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन हमेशा दोस्तों का होता है और बड़ी बरादरियों के कैंडिडेट जो हैं वो हारते हैं और उनके मुकाबले में छोटी बरादरी का कैंडिडेट जीतता है। फैसलाबाद में अभी बरादरियों के हिसाब से देखें तो राजपूत बरादरी है, जट बरादरी है, अराई बरादरी है, और इसके अलावा जितने दूसरी बरादरियां हैं, मसलन आवान हैं, पठान हैं, मुग़ल हैं, या और इस तरह से कम्बो हैं, उनको लगा लें तो उनको मतलब बार की सतह पे 4th वर्ल्ड का नाम दिया गया है कि ये चौथी बरादरी है, वो सारे मिलके। तो 4th वर्ल्ड में से भी बहुत सारे कैंडिडेट कामयाब होते हैं। बिल्कुल, आपका विज़न होना चाहिए कि आप जिस तब्दीली की बात करते हैं, जो वकला के मसाइल को हल करने के हवाले से बात करते हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है बजाय इसके कि आप देखिए कि फ़लाँ कौन सी बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, मुझे उसे वोट कास्ट करना है। इसके साथ साथ ये बात भी शफ़क़त साहब बहरहाल बहुत दफ़ा होती है सोशल मीडिया पे भी कि डिस्ट्रिक्ट बार में सियासी मुदाखलत हो भी रही है, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इंतखाबात के हवाले से बात करें तो ये वकला के लिए सहूलत के लिए, आसानी के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए, एक आवाज़ बुलंद करने के लिए। फर्दर भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मसाइल के हवाले से बात करेंगे, इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। आप देख रहे हैं CTI10 और प्रोग्राम में जी हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से जो कि 10 जनवरी को होने जा रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वोट कास्ट करना एक फ़रीज़ा है। वो आप जनरल इलेक्शन के हवाले से बात कर लें, वो वकला अगर अपने इलेक्शन के हवाले से बात करें डिस्ट्रिक्ट बार के, तो इस पर रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बरादरी का तासुर इन तमाम चीज़ों पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। शफ़क़त साहब, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि सियासी मुदाखलत आप किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो ये ख़बरें गर्दिश करती हुई दिखाई देती हैं कि बार में सियासी मुदाखलत होती है। आप इस चीज़ को करीब से देखते हैं, समझते भी हैं, आप इस बात पे कितना एग्री करते हैं, मुत्तफ़िक़ हैं? देखें जी, कानूनी तौर के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका बिल्कुल अमल दखल नहीं है बार पॉलिटिक्स में। बार का जो इदारा है ये सिर्फ बार एसोसिएशन के नाम से रिकग्नाइज़ किया जाता है, इसमें किसी सियासी पार्टी का कोई अमल दखल मौजूद नहीं है। ज़ाती तौर पे वकला की अपनी एफिलिएशन किसी जमात से हो सकती है, होती है, लाजमी बात है, लेकिन उस झंडे को, उस तासुर को, उनके इंतखाबी निशान को इस तरह से वो इस्तेमाल नहीं कर सकते कानूनी तौर पे भी, और कोई उनका अमल दखल नहीं है। लेकिन जब कोई हुकूमत मरकज़ में या सूबे में होती है तो उसकी कोशिश ये होती है कि इस तरह के जो इदारे हैं उनको भी अपने साथ मिलाए, ऑन बोर्ड ले, और वहाँ पे भी उनके जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो कामयाब हों। तो इस तरह से एक तासुर ज़रूर दिया जाता है सियासी जमातों का कि हमारा ये कैंडिडेट है, या लोग खुद अपने आप को एफिलिएट कर लेते हैं कि जी मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ जमात से है, मैं फ़लाँ जमात की तरफ से हिमायत याफ्ता हूँ। तो ऐसा कानूनी तौर पे इसकी इजाज़त नहीं है कि आप सियासी जमातों की हिमायत को बार कौंसल के इलेक्शन में या बार एसोसिएशन के इलेक्शन में इस्तेमाल करें। बिल्कुल इसी तरह से कैंपेन्स के हवाले से शफ़क़त साहब बात करें तो साल के आगाज़ में अगर 2026 में इलेक्शन हो रहे हैं तो 2025 में ही लोग कैंपेन का सिलसिला जारी रखते हैं। इसके लिए इक़दामात भी किए जाते हैं, यंगस्टर्स से भी मुलाकातें की जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी कहीं ना कहीं एफिलिएशन हमें इन्वॉल्व होती हुई दिखाई देती है। कैंपेन के हवाले से इस साल का कोड ऑफ कंडक्ट क्या था? जी, इस साल का कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट तो हमेशा से ही एक तरह का होता है, और कैंपेन जो है वो चूँकि ये एक कम्युनिटी है। देखिए फैसलाबाद में 6000 प्लस वकला, और 6000 प्लस वकला उस इहाते में इलेक्शन लड़ने के लिए हर सीट के लिए अलहदा से टाइम दिया गया है कि सदर का इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी प्रैक्टिस जो है वो 10 साल होनी चाहिए, नायब सदर का लड़ने के लिए आपकी प्रैक्टिस 8 साल होनी चाहिए, इसके अलावा सेक्रेटरी का लड़ने के लिए 7 साल होनी चाहिए, बाकी भी इसी तरह से टाइम है।
तो अगर 8 7 10 साल आपको एक अहाते में प्रैक्टिस करते हुए हो गए, अभी तक आपको जानता नहीं कोई भी, और उसके लिए आपको फ्लेक्सेस और होर्डिंग्स लगानी पड़ती हैं, तो ये मेरा ख्याल है एक शर्मिंदगी वाली बिल्कुल। बात है। मैंने इस साल का वर्ड इसीलिए यूज़ किया क्योंकि मैं जितना भी जानती हूँ, आपसे भी डिस्कशन हुई है कि पम्फलेट, फ्लैक्सेस, बिलबोर्ड्स ये अमूमन ममनू होते हैं, लेकिन हमने देखा कि इस साल भी होते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगा कि शायद कोड ऑफ कंडक्ट में थोड़ी सी तब्दीली आई है, जिस वजह से हमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आम होती इस दिखाई दे मरतबा रही। आपने देखा होगा कि बड़ी होर्डिंग जो है ना, बड़ी फ्लेक्सेस कचहरी के गिरदोनवा में नहीं लगी, वरना ज़िला कौंसल चौक, सेशन कोर्ट का गेट वो भर जाता है। लेकिन इस मरतबा तो रात को कैंडिडेट लगवाते हैं, सुबह हम उतरवा देते हैं, उसको नहीं लगी हुई। तो उसका तरीकाकार तो यही है कि एक 6 बाई 5 इंच का एक कार्ड है, वो आप अपनी कैंपेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस्तों को पर्सनली जाके। बल्कि आपको बताता चलूँ कि घर पे जाके वोट मांगना कानूनन मना है। सही। ये बार कौंसल के जो हमारे कानून हैं, ये एसोसिएशन के जो रूल्स हैं, उनके तहत आप घर पे जाके वोट नहीं मांग सकते, आप किसी को खाना नहीं दे सकते, आपकी नाश्ता नहीं दे सकते। लेकिन अब जो अमूमी तासुर है मुआशरे में इलेक्शन का, कि कोई पूछने वाला नहीं होता कि आप कहाँ से इतना पैसा लेके आए हो, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। अब इलेक्शन कमीशन जो जनरल इलेक्शन में होता है, उनको पता होता है ना कि करोड़ों रुपया लगाया है, लेकिन जो वो वहाँ पे अपनी स्टेटमेंट दाखिल करते हैं वो सारी होती है 1,57,000 रुपये की। इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जिसके पास जितने पैसे इन वो लगाए। इंतखाबात में आप अगर डिस्ट्रिक्ट बार के हवाले से बात करें तो पैसे की इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र आई कि इस चीज़ में भी हमें इस साल में कमी नज़र आई? जी, बिल्कुल पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, और यही मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि जिस तरह से जनरल इलेक्शंस में सरमायादार और जागीरदार और मिल ओनर्स और बड़े बड़े जो लोग हैं वो पैसे वाले वो आ गए हैं, इसी तरह से बार कौंसल के इलेक्शन और बार एसोसिएशन के इलेक्शंस भी अब पैसे वालों के हाथ में चले गए हैं। एक आम प्रैक्टिसिंग लॉयर जो इस बावकार पेशे को बतौर पेशा जो है वो अडॉप्ट किए हुए है, वो इस पेशे में से इतने पैसे कमा के इलेक्शन नहीं लड़ सकता जितने पैसे इस पर खर्च होते हैं। तो वो लोग अदरवाइज़, किसी ने कोई कॉलोनी काटी हुई है, किसी के पापा की जो ज़मीन है वो सड़क पे आ गई, वहाँ पे कॉलोनी बन गई है, करोड़ों रुपया आ गया है, तो बंदे इलेक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। पैसे आने से खुजली ज़्यादा जल्दी शुरू होती है। लेकिन शफकत साहब, अगर एक ऐसा पर्सन है जिसके पास पैसा बेतहाशा है लेकिन उसके पास विजन नहीं है, उसके पास मैंडेट नहीं है, वो एक वकील के मसाइल को उस तरह से उजागर नहीं कर सकता, वो आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता इस शहर के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है, बल्कि इस शहर के हर उस फर्द के साथ नाइंसाफ़ी है जो कि इंसाफ के लिए हमेशा से अदालत का या वकला के डोर स्टेप पे हमें नज़र आता है। आपने 100% बात ये सही की कि बार कौंसल, बार एसोसिएशन या वकला के जो इदारे हैं, ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा सोसाइटी में जाने जाते थे कि लोग इनकी राय सुनते थे कि ये अब दुनिया में जो हो रहा है, मुल्क में जो हो रहा है, आलमी मालियाती इदारे क्या कर रहे हैं मुल्कों के साथ, इस्तेहसाल मुल्क का कैसे कर रहा है, बदअमनी किस तरह से, इस पे एक राय होती थी वकला की। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ ऐसे है कि अब वो राय इसलिए नहीं है कि अब पैसा इन्वॉल्व हो गया, जो बंदा आता है वो लोग मुतासर होते हैं ज़्यादा बड़ी गाड़ियों से, गन कल्चर से, उससे मुतासर होते हैं, वो ज़्यादा बड़ी दावतों से, खानों से, उनसे मुतासर होकर वो इसमें जब कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनका अपना ज़ाती विजन नहीं होता। आपके देखने में आया होगा पिछले 10 साल की लिस्ट, ज़्यादा लंबी नहीं, 10 साल की लिस्ट निकाल के देखें, आपको उसमें बाज़ बंदे ऐसे मिलेंगे कि जो 10 मिनट माइक पे बोल नहीं सकते, मुल्क के किसी इशू पे बात नहीं कर सकते, लेकिन वो कामयाब हुए हैं। मकसद इन इलेक्शंस का दरअसल ये है कि जो विजनरी आदमी है, जो प्रैक्टिस, और इसमें ये कानून में ये बात शामिल कर दी गई है कि जो बंदा प्रैक्टिसिंग है वो इलेक्शन कंटेस्ट करे, और उनके लिए केसेस की तादाद मुकर्रर की गई है। सही कि सदर के लिए आपने पर ईयर पिछले 3 सालों के 10-10 केसेस हर साल के जो है ना, उनकी अटेस्टेड कॉपीज़ अपने फॉर्म्स के साथ लगानी। ठीक है। इसी तरह से नायब सदर ने भी, सेक्रेटरी भी, वो ताकि वो लोग आगे आएँ जो प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल।
जो एटलीस्ट अहलियत रखते जो हैं, और अहलियत जो रखते हैं। अहलियत के बगैर हमें आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई देते हैं, वो महज सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही बात करेंगे, वो एक वकील के मसाइल को उस तरह से उजागर नहीं करेंगे। शफ़क़त साहब, आपने देखा होगा, जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि हमारी सोसाइटी में ना वकीलों का तासुर बड़ा नेगेटिव जा रहा है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती। बहुत सारे वकील हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये तासुर हमें दिया जाता है या सोसाइटी को दिया जाता है कि जहाँ पर भी कानून की जो है वो कानून शिकनी की जाएगी, वहाँ पर वकील सबसे पहले सामने आएगा। जहाँ पर भी लेजिस्लेशन के हवाले से बात होगी कि वकील का काम ये है कि इंसाफ के लिए फरहमी करना, लेकिन हम देख रहे हैं कि वकील का तासुर जो है वो सोसाइटी में बड़ा नेगेटिव हो चुका है। इसके पीछे पैसा इन्वॉल्व है या वो लोग जो कि इस फील्ड के लिए नहीं बने थे वो इस फील्ड में आ गए? जी, मैं इसमें थोड़ा सा तफसीली जवाब दूंगा। उसमें आप जब मुआशरा देखें ना पूरा ओवरऑल, मैं इसकी अक्सर ये बात होती है मुआशरे में, जब भी कहीं जाके शादी पे, ब्याह पे, किसी फौतगी पे, किसी जगह पे 10 लोग इकट्ठे होते हैं तो ये बातें शुरू हो जाती हैं। जिस तरह का ओवरऑल हमारा मुआशरा है, इस मुआशरे को आप एक तालाब समझ लें, तो इस तालाब में से जहाँ से भी आप पानी का नमूना उठा के उसके केमिकल एनालिसिस करेंगे, उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो एक ही जैसे आएंगे, मुख्तलिफ नहीं आएंगे। तो जिस तरह से आम मुआशरे में ये चीज़ नज़र आती है कि लोग कानून को वायोलेट करके अपने आप को बाअसर और अपने आप को ज़ोरावर और ताकतवर ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे गाड़ी को काले शीशे लगाना जो है वो कानूनन मना है, बिल्कुल। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने, उनके बच्चों ने, और जो ताकतवर पाकिस्तान के इदारे हैं उन्होंने, उनके बच्चों ने शीशे काले किए होते हैं और वो बड़ी ठाठ से फिरते हैं। यही चीज़ जो है वो लेके आती है। अब अफसोस की बात यह है कि जो नौजवान जो वकालत के पेशे में आता है वो इसलिए नहीं आता कि मैं वकालत के पेशे में आके वकालत में अपना नाम पैदा करूँ। वो जो चीज़ें देख के आ रहा है ना वो अजीब सी हैं कि वो, मैं आपको एक वाक़या सुनाता चलूँ कि कोई पिछला पार कौंसल का जो इलेक्शन हुआ था आज से 5 साल पहले, वेरी नेक्स्ट डे मैं ज़िला कचहरी के पास, मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनके घर पे गया हूँ, तो उनके बेटा और उनका एक भतीजा बाहर निकला, तो वो कहते हैं अंकल हमने भी ला करना है। मैंने कहा ये रातों रात आपको कैसे सोच आ गई कि आपने ला? वो कहते हैं जी रात इतनी फायरिंग हुई है, ये सीपीओ का रेजिडेंस है, ये आरपीओ की रेजिडेंस है, ये सेशन जज की रेजिडेंस है, और ये कमिश्नर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, डीसी ऑफिस, तो इनकी मतलब बगल में आप ये इतनी सारी फायरिंग की, किसी ने पूछा ही नहीं आपसे। यार ये जब तासुर मिलेगा तो फिर सूरत हाल इसी तरह से ख़राब होगी, होनी नहीं चाहिए ये। तो इसलिए ये जो आपने सवाल किया ना मुझ पे कि एक नेगेटिव तासुर सोसाइटी में, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। आज भी मेजॉरिटी ऑफ द जो लॉयर्स हैं वो बड़े सोबर, बड़े मतलब कानून की पाबंदी करने वाले हैं। छोटी मोटी जो ख़राबी कबाहत है वो आप गौर कर लें, यहाँ तो गौर करना शुरू कर दें तो पीरों फ़कीरों में जाली मिलेंगे आपको, उलमा में आपको जाली उलमा मिल जाएंगे जो जानते कुछ नहीं है लेकिन लिबादा उड़ा हुआ है। इसी तरह से वकालत का लाइसेंस ले लेना इस बात का लाइसेंस नहीं है कि ये बंदा बड़ा नेक, पाक, साफ और बड़ा सोबर है। इसमें जाहिर बात है डॉक्टर्स का पेशा ले लें। ये बड़ी जिम्मेदारी वाली फील्ड है कि आपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी है, आपने सालिन के मसलों को हल करना है। लेकिन जब वकला का तासुर ये सोसाइटी में जाता है तो आप देखेंगे कि बाकी मामलात भी डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देते हैं। आप जैसे आपने सोशल मीडिया पे ख़बरें गर्दिश करती हुई दिखाई दी होंगी, ये जब ट्रैफिक चलान वगैरह हो रहे थे, बहुत सारे वकला ये बात करते हुए दिखाई दे रहे थे कि मैं वकील हूँ, ठीक है, मैं काले शीशे कर सकता हूँ, या मैं वकील हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ इजारादारी है ना, ये वकला के कोड ऑफ एथिक्स को उस तरह से फुलफ़िल नहीं कर रही होती जो तासुर इस सोसाइटी में ज़रूरी होता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें अब रेजोल्यूशन की ज़रूरत है, इसमें बेहतरी की ज़रूरत है, तो इसमें क्या रोल प्ले किया जा सकता है सीनियर की जानिब से, बार एसोसिएशन की जानिब से, जो कि मुझे ये लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में जितना इफ़ेक्टिवली प्ले करने की ज़रूरत थी उतना प्ले नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये तासुर बड़ा आम हो गया है। इसमें बुनियादी चीज़ जो है ना वो ये है कि जो लोग तो प्रैक्टिस की नीयत से आते हैं वो किसी न किसी चैम्बर को अडॉप्ट करते हैं, अपने सीनियर के साथ बैठते हैं और वहाँ पे बैठ के अपना काम करते हैं। तो वो जाहिर है सीनियर जिस तरह से बिहेव कर रहा होता है वो उसको फॉलो करते हैं, एक तरह से वो उनकी लर्निंग होती है।
लेकिन ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो इस तरह से आ जाते हैं कि वो खाते पीते घर से आए, पहले दिन ही गाड़ी पे आए, ऑफिस भी घर वालों ने लेके दे दिया, तो उनका मसला जो है ना वो कचहरी से रोटी रोज़ी का नहीं है। इसलिए उनको इसकी एथिक्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है कि वो इस पर इतना गौर करते फिरें कि वकील को कैसा होना चाहिए। तो इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है और उसमें कवानीन में पाकिस्तान में तो वैसे ओवर लेजिस्लेटेड कंट्रीज़ में आता है जहाँ पे कानून बहुतात से बना दिए गए हैं, लेकिन अब अमल की ज़रूरत है कि अमल की तरफ हम आएँ। और वकील की ये ड्यूटी बनती है कि वो बाकी लोगों से ज़्यादा कानून का एहतराम करे, बिल्कुल ज़्यादा जिम्मेदारी और के उस साथ पे और implement ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी की तरफ, एक शहरी की भी। और वकील क्योंकि उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है जो कि इंसाफ के लिए कोशिशें कर रहा होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी सोसाइटी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फर्दर भी इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। आप देख रहे हैं सिटी एटन और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से। इंतखाबात 10 जनवरी को होने जा रहे हैं और जैसा कि कैंपेन जो है वो अब फ़ाइनल मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अब एक विज़न के तहत जो है अगर एक पर्सन इक़्तिदार में आता है तो वो वकला के तमाम मसाइल को भी समझेगा और इन्हें रिज़ॉल्व कराने के लिए एक अहम रोल प्ले करेगा। शफ़क़त साहब, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रोसीजर में हिस्सा लेंगे, वो कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, वो वोटर्स भी हो सकते हैं जिन्हें कहीं पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो, शफाफियत या ट्रांसपेरेंसी पे कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन अगर होता है तो उसके बाद का तरीक़ाकार क्या है? क्या इसके बाद अपील की जा सकती है? क्या तरीक़ाकार प्रोसीजर है? इसमें पूरा मैकेनिज़्म मौजूद है। अगस्त में लिस्ट एक शाया होती है फ़ाइनल, और उससे पहले रजिस्ट्रेशन का मामला इसका चलता है। और एक तरीक़ाकार के मुताबिक कैंडिडेट जो है अपने फॉर्म वगैरह जमा करवाते हैं। उस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर किसी वोटर को या किसी उम्मीदवार को या किसी वकील को कोई इस ज़िमन में कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसके साथ कोई ज़्यादती वो फ़ील करे कि हो रही है बतौर उम्मीदवार के या बतौर वोटर के, तो वो पंजाब बार कौंसल जो हमारा सुपरवाइजरी जो अथॉरिटी है, जो बॉडी है, तो उससे रब्ता करे। तो पंजाब बार वाले उसको सुनते हैं और फिर पंजाब बार से अगर उसकी सुनवाई नहीं होती या उससे वो मुतमईन नहीं होता तो फिर वो पाकिस्तान बार कौंसिल से रब्ता करें। क्या कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा वायलेशन भी होती है जिस पे पेनल्टी जो है वो कर दी जाए या डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाए? कुछ ऐसे मामला भी होते हैं? अक्सर आपने सुना होगा छोटे मोटे जब बार में मामलात हो जाते हैं तो फौरी तौर पे जो है कि उसकी मेंबरशिप जो है वो मुअत्तल कर दी जाती है। मुअत्तल करने के बाद उसको जो है वो बतौर वोटर मेंबर डिस्क्वालीफाई करने से बतौर उसकी मेंबरशिप ख़त्म करने के लिए जो रेफरेंस है वो भिजवा दिया जाता है पंजाब बार कौंसिल लाहौर में। तो वो फिर उस पर फर्दर या तो उसको कोई पेनल्टी डाल सकते हैं या उसको बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, उसकी डिसमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं अगर एक किसी उम्मीदवार या वोटर को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है या पेनल्टी आयद की जा रही है, वो क्या क्या मामलात हो सकते हैं? उसमें ये हो सकता है, देखें आम हालात में तो किसी अगर वोटर का वोट रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए लिस्ट फ़ाइनल मुरतब होने और शाया होने से पहले रब्ता करेगा, क्योंकि पहले वो लिस्ट बना के लगाई जाती है, चेक करवाई जाती है। बतौर उम्मीदवार के अगर उसके साथ इलेक्शन बोर्ड कोई उसको कोई डिस्क्वालीफाई करता है या उस पे कोई पेनल्टी इम्पोज करता है तो फिर वो पंजाब बार कौंसिल से रब्ता कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी उम्मीदवार को किसी बुनियाद के ऊपर यहाँ से उसको जो है वो उसको कह दिया जाए कि आप नाअहल कर दिए गए हैं, इलेक्शन में आप हिस्सा नहीं ले सकते, तो वो उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ पंजाब बार कौंसिल में अपील करेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को किस तरह से यकीनी बनाया जाता है और इस साल इलेक्शन में भी बनाया जाएगा? 100% ट्रांसपेरेंट होता है इलेक्शन। बायोमेट्रिक में तो कोई दूसरा मसला ही नहीं है, क्योंकि इसमें ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी का एक बंदे का वोट दूसरा बंदा जो है वो कास्ट कर जाए आके अब थंब इम्प्रेशन देना है, स्क्रीन खुल जाती है, उस पर वो अपना वोट कास्ट करते हैं, उसमें जो वोट की पर्ची निकलती है उसको बॉक्स में डाल दिया जाता है। बॉक्स वाली पर्चियाँ गिनी नहीं जाती, लेकिन वो बतौर सबूत जो है उनको निकाल के इकट्ठा करके रख लिया जाता है। तो वो टोटली कंप्यूटराइज्ड जो है वो उसका रिज़ल्ट वो जब टाइमिंग ख़त्म होती है उसका अनाउंस कर दिया जाता है। अगर कोई शख्स ये कहता है आके जी मेरा थंब इम्प्रेशन से वोट नहीं कास्ट हो रहा, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, फिर वहीं पे हमने एक दो लोग इस मकसद के लिए मुख्तस किए होते हैं कि वो फिर उसका आईडी कार्ड नंबर कंप्यूटर में फीड करके
तो उसका बैलेट पेपर ऑन करके तो ओपन करते हैं, उससे उसका वोट कास्ट हो जाता है। बिल्कुल शफकत साहब, 2 दिन रह गए हैं, आज मेरे ख्याल से जी, 7-8 है और इसी तरह से 10 को ये इलेक्शन जो है ये होने जा रहे हैं। और अब जो जैसे मैंने बात पहले की कि कैंपेन जो है वो फाइनल मराहिल में दाखिल हो चुकी है, वो वकील जो कि वोट कास्ट करेंगे उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो रिवाज की शक्ल अख्तियार कर जाती हैं। अब पोलिंग शुरू होनी है सुबह 9 बजे, शाम 5 बजे तक होगी। आम तौर पे 1 से 2 बजे का वक्फा भी होता है दरमियान में खाने वाने का। अब लोग बड़ी सहूलत से, बड़े आराम से घर से निकलेंगे। कुछ तो जो रोज़ आने वाले हैं वो तो आ जाएंगे सुबह सुबह, और जिन्होंने साल बाद सिर्फ वोट डालने के लिए आना है वो आएंगे खैर से 12-1 बजे। और उसके बाद फिर आके ना हमारे यहाँ पे बार में एक रिवाज है, सदर का उम्मीदवार सेक्रेटरी से, किसी भी सेक्रेटरी से, और कोई भी सेक्रेटरी सदर से, नायब सदर से, यानी अपनी किसी दूसरी सीट वाले से वो एडजस्टमेंट करता है कि जनाब मेरे पास इतने वोट हैं, ये मैं आपको डलवा देता हूँ, आप इतने मुझे डलवा दें। तो वो एक तरह से लेने देने का मामला शुरू हो जाता है। तो उस लेने देने के मामले में ना फिर वो अपने वोटरों को रोक के रखे हुए होते हैं कि अभी आपने वोट कास्ट नहीं करने। जूं ही 2 बजते हैं तो एक हल्ले गुल्ले की कैफियत हो जाती है, ओवर क्राउडेड हॉल हो जाता है, खींचातानी शुरू हो जाती है। वो आखिरी 3 घंटे बड़े मुश्किल होते हैं। तो इसलिए मैं ये वोटर से कहूँगा कि आपने एक जज का किरदार अदा करते हुए खुद आना है और वोट कास्ट करके चले जाना आपने। तो आप मेहरबानी करके आएँ, जितनी जल्दी आएंगे उतनी सहूलत से वोट कास्ट करके आप निकल जाएंगे। बिल्कुल शफकत साहब, वोट वो जनरल इलेक्शन में हो, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से हो, एक ज़िम्मेदारी होता है, एक फ़रीज़ा होता है। तो जब भी हम ज़िम्मेदारी के हवाले से बात करते हैं तो हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत होती है। तो अगर एक वकील किसी कैंडिडेट को वोट कास्ट कर रहा है तो उसे क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स देखनी चाहिए सामने वाले पर्सन पे कि इसकी अहलियत क्या है, ताकि वो एटलीस्ट कंप्रोमाइज़ ना करे, किसी ऐसी सिचुएशन में ना आए कि कल को कोई एक ऐसा कैंडिडेट आ जाए या कोई ऐसा पर्सन इक़्तिदार में आ जाए जो उसकी आवाज़ बुलंद ना कर सके। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जब कैंपेन चलती है तो दरअसल तो कैंडिडेट अपनी कैंडिडेचर को पेश करता है कि जी मैं फ़लाँ सीट के लिए आया हूँ तो आप मुझे वोट दें। ये देखना वोटर का काम है, ये इस अहल है या नहीं है, इस कैलिबर का है या नहीं है, ये बार के लिए फ़ायदा मंद होगा या नहीं होगा, या इसके मुकाबले में दूसरा कैंडिडेट बेहतर है। ये चीज़ें देखनी चाहिए वोटर को। तो जो कैंडिडेट होता है उसकी तो मजबूरी होती है, उसने तो आपको राग़िब करने के लिए, वो अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए उसने बहुत सारे खेखन करने होते हैं। पंजाबी जी कहते हैं ना खेखन, बहुत सारे, मतलब उसने अदब लिहाज से सलाम दुआ भी लेनी होती है, झुक के, बड़ा मुस्कुरा के, ये चीज़ें मतलब नज़र आती हैं। जब बंदा कैंडिडेट बनता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। तो फिर खाने वाने देने, फ्लैक्सें देनी, इस तरह के मामलात करने, तो वोटर को जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जो करना। लेकिन वोटर की जो ड्यूटी है ना वो ये है कि वो देखे कि इज्तमाही तौर पे वकला बरादरी के लिए और बार के लिए कौन सा बंदा बेहतर है उसको, क्योंकि सीक्रेट बैलेट का तो मकसद ही यही है ना, तो वो उसको डाले। लेकिन यहाँ पे सीक्रेट बैलेट का तकद्दुस उस तरह से मलहूज़े ख़ातर नहीं रखा जाता जिस तरह से रखा जाना चाहिए। बाज़ औक़ात तो बंदे, बल्कि ये तो छोड़ें इस बात को, ये तो असेंबली में लोग जो है वो सेनेट में वोट कास्ट करने के बाद दिखाते हैं कि ये देखो मैंने आपको इस तरफ ज़िमनी इंतखाबात में भी आपने देखा होगा ये मामला बड़े होते आए हैं। तो ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, शफाफियत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ वो लोग जो कि वोटर हैं उनकी ज़िम्मेदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शफकत साहब, कुछ दिन पहले SSP इन्वेस्टिगेशन मेरे प्रोग्राम में आए, हम न्यू ईयर के हवाले से बात कर रहे थे कि क्या क्या इकदाम हो रहे हैं और इवेंट्स को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, मेनटेन किया जाएगा। तो उन्होंने बात की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से, और उन्होंने इस चीज़ को एसोसिएट किया था कि गन कल्चर जो है वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने वकला से अपील भी की। तो इस चीज़ को किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंतखाबात के हवाले से जो कि 10 जनवरी को होने जा रहे हैं। और वकला हमारी सोसाइटी का बड़ा अहम तबका है और जिसमें बहुत ज़्यादा लोग ज़िम्मेदार भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि गैर ज़िम्मेदार होते हैं, जो कि हर फील्ड में हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो जब भी इंतखाबात के हवाले से बात होती है, वो पंजाब बार के हवाले से हो, वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हवाले से हो, तो हमें एक चीज़ बड़ी कॉमन नज़र आती है, वो है गन कल्चर। इसके ख़ात्मे के लिए बहुत सारे वकील जो हैं वो भी कोशिशें करते हुए दिखाई देते हैं। शफकत साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रही थी कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने बाकायदा ये बात मेरे प्रोग्राम में की थी कि वकीलों से मेरी अपील ये है कि 10 जनवरी को जो इंतखाबात हो रहे हैं उसके रिज़ल्ट के बाद गन को उस तरह से प्रमोट ना किया जाए, इस कल्चर को उस तरह से प्रमोट ना किया जाए। आप इस चीज़ को किस तरह से मेक श्योर करेंगे? वकला इस चीज़ को कितने एहसास ज़िम्मेदारी से लेते हैं? देखिए जी, कुछ जिस तरह से आम मुआशरे में आप देखें, कोई सियासतदान है तो अगर उसकी कोई ज़ाती किसी के साथ राइवलरी है तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कानून के दायरे में रहते हुए जितना कानून उसको परमिट करता है उस हिसाब से वो अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करता है। तो वही सोसाइटी के लोग वकला में भी मौजूद हैं। अगर वकला में कोई ऐसा कोई शख्स है जो बदकिस्मती से इस तरह के मामलात में पड़ गया है, मजबूरन या जिस तरह से भी, तो वो अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करता है उस वक़्त के कानून के हवाले से, परमिट लेके या दूसरा पे। लेकिन कुछ शौकिया लोग भी यकीनन इसमें होते हैं कि जो बड़ा लाइक करते हैं इन चीज़ों को, कि मतलब 2-4 बंदे साथ होने चाहिए, गन्ने बन्ने उनके साथ हों आगे पीछे, क्योंकि लोग अट्रैक्ट करते हैं। आप देखिए, हाई ऑफिशल्स हों पाकिस्तान के, पुलिस हो, सियासतदान हो, मिनिस्टर हों, उनका जो तरीक़ाकार होता है प्रोटोकॉल करने का, मूव करने का, आगे पीछे गाड़ियाँ और बंदे उतर के दरवाजे खोल रहे हैं और गन्ने उस वक्त पकड़ के खड़े हुए, उससे लोग मुतासर होते हैं। और बाज़ बंदे जो हैं वो इसको अपने ऊपर तारी करने की और इस कैफियत में जाने की, वो जब उनको अल्लाह मियाँ पैसे देता है तो उनका शौक़ होता है कि हम भी इस तरह से करें। लेकिन जो वकला में ये तासुर पाया जाता है कि वकला सारे करते हैं, नहीं, 2-4 या 2-4%, बल्कि 2%, लेकिन वो भी मजबूरी की हालत में। कोई अपनी ज़ाती दुश्मनी में है या किसी को किसी केस के हवाले से इस तरह की, देखिए ना, अब अगर स्पेशल कोर्ट का जज है तो उसको इतनी सिक्योरिटी और इतने जो दिए गए हैं गनमैन, क्यों? सही कि वो केसेस उस तरह के सुनता है। तो लाजमी बात है ना कि अगर मैं वकील हूँ और मैं किसी दहशतगर्द का केस लड़ रहा हूँ या मैं किसी दहशतगर्द के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ या उसकी हिमायत में केस लड़ रहा हूँ बतौर वकील के, तो मुझे भी तो ज़रूरत है ना। तो फिर मेरा भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अगर गवर्नमेंट मेरा नहीं करेगी तो फिर मैं अपना खुद करूँगा। तो इसमें 1-8% शौकिया लोग हैं। शफकत साहब, इंतखाबात के रिज़ल्ट जब अनाउंस किए जाते हैं, हमने देखा है कि अक्सर औक़ात सोशल मीडिया पे कि उसके बाद हवाई फायरिंग का सिलसिला होता है, शायद सेलिब्रेशन होती है, खुशी मनाने का तरीक़ाकार होता है, लेकिन इस खुशी मनाने की सूरत हाल में शायद किसी का लॉस हो जाए। हवाई फायरिंग जो है ये कानूनन भी मना है। इस चीज़ को किस तरह से कम किया जाएगा इस इंतखाबात के रिज़ल्ट के हवाले से? वो मेरे एक छोटे भाई हैं, वो यूके में होते हैं, तो उनके साथ एक गोरा आ गया पाकिस्तान में कोई 2 साल पहले। तो वो एक ही बात मुझे कही जाए बाहर है कि मैंने AK-47 चलानी है, मैंने AK-47 चलानी है, कहीं से रेंज करके दुनिया में चला के देखूँ। तो इस तरह के शौकिया फ़नकार जो है ना वो बाहर में भी हैं। लेकिन वकला इक्का दुक्का हो सकते हैं, ये नहीं है कि सारी कम्युनिटी उठ के शुरू हो जाती है। ये जो ज़्यादा फायरिंग होती है ना, ये जो पिछले बार कौंसिल के इलेक्शन में कम हुई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, बिल्कुल जी, उसकी वजह ये है कि CCD ने वो तमाम अनासर जो हैं या तो उनका गला कम कर दिया हुआ है या वो भाग गए हुए हैं यहाँ से, जो अपने वकीलों को, अपने गांव के वकील को या जिस वकील के पास वो बतौर क्लाइंट जाते हैं उसको खुश करने के लिए वो आते थे कचहरी में और फायरिंग करते थे। तो वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन इसको होना नहीं चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। मेरी खुद इसमें SSP ऑपरेशन जो है उनसे मीटिंग हुई थी 10 दिन पहले, तो हमने उनसे कहा था कि हमें अगर CCD रिक्वायर्ड हो तो वो भी दे दें, हम इस मरतबा उसको भी इसमें आजमाएं कि अगर कोई इसमें कोई जराइम पेशा नासर कचहरी में आते हैं ऐसी हरकत करने के लिए तो उनका कला कमा किया जा सके। तो कोशिश हर मरतबा की जाती है, लेकिन इस पर तुम्हारी इंशाल्लाह कामयाब होगी कोशिश के कम तो फायरिंग इस हो, बार लेकिन हम बुरी उम्मीद बात करें है। कि इंतखाबात के बाद जो रिज़ल्ट अनाउंस होगा वो खुशी ज़रूर मनाई जाएगी, लेकिन हाँ वो जी, हवाई फायरिंग हाँ की जी, सूरत में नहीं बिल्कुल होगी, ऐसे। क्योंकि वकालत एक ज़िम्मेदारी वाली फ़ील्ड है और अमूमन एक वकील को
को ज़्यादा ज़िम्मेदार होना चाहिए सोसाइटी के बाकी लोगों की निस्बत। इसके साथ साथ शफ़क़त साहब, अगर हम वकला के बिहेवियर के हवाले से बात करें तो मैंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जितने भी यंगस्टर्स के हवाले बात की है या सीनियर से बात की है, हमेशा एक गैप मुझे नज़र आया है। जूनियर वकील ये बात करता हुआ दिखाई देता है कि उसे सीखना है, लेकिन उसे सीखने की अपॉर्चुनिटी उस तरह से नहीं मिल रही। एक सीनियर वकील ये बात करता हुआ दिखाई देता है कि वो सिखाना चाहता है, लेकिन एक जूनियर वकील जो है वो बार में इस नीयत से नहीं आता। इस गैप को रिज़ॉल्व करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है? हाँ, ये मसला अब का नहीं है, ये बड़ी देर का है। मसलन एक नया जूनियर वकील आ गया, अगर वो फैमिली वाइज वेल सेटल्ड नहीं है तो ज़ाहिर है वो मुआशी प्रॉब्लम का शिकार होगा। और वो पेशा जब अडॉप्ट कर लेता है ना, तो वो घर वाले यही सोचते हैं कि अब आमदनी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वो जब पेशे में आता है तो उसको 3 साल 4 साल मेहनत करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, अपनी क्लाइंटेज डेवलप करनी पड़ती है, फिर जाके कहीं उसका काम चलता है। अब ये जो शिकवा है सीनियर्स का, मसलन मैं अब मेरी 26-27 साल की स्टैंडिंग हो गई है। शफ़क़त साहब, इस पे ना आप दोनों कम्युनिटी को, वो सीनियर है वो जूनियर है, उन्हें मिलकर बैठकर ये मामला रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। महज 2 दिन रह गए हैं बार के इंतखाबात के हवाले से, क्या पैगाम देना चाहेंगे उन वकीलों को जो कि वोट कास्ट करने के लिए आएंगे? हाँ जी, मेरा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के वोटर से मैं उनको पैगाम देना चाहूँगा कि आप 2 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो ये कि बिल्कुल मरगूब ना हो कि पैसे वाला कौन है, मालदार कौन है, किसने ज़्यादा सूट तकसीम किए हैं, किसने ज़्यादा खाने खिलाए हैं, किसके पास ज़्यादा गाड़ियां हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखे बग़ैर आप बार के इज्तमाई मफाद में और वकला के इज्तमाई मफाद को मद्देनज़र रखते हुए वोट कास्ट करें। दूसरी गुजारिश ये है कि जो कैंडिडेट होते हैं उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने सौदेबाजियाँ भी करनी हैं, लेन देन भी करना है और बहुत सारे मामलात करने हैं। तो 2 बजे के बाद रश हो जाता है, तो आप बड़ी आज़ादी से, बड़ी सहूलत से, बड़े सुकून से, वक़्त से आएँ, अपना वोट कास्ट करें, अपना फरीज़ा अंजाम दें। जिस कैंडिडेट की हिमायत में भी आप चाहते हैं वो अपना वोट कास्ट करें और पोलिंग स्टेशन से बाहर निकलें, अपनी एक्टिविटी करें। और ये जो है कि 2 बजे के बाद रश पड़ता है, तो कैंडिडेट के लिए अपना ईमान ख़राब ना करें, आप अपना फरीज़ा ज़रूर अदा करें। मेरी ये पैगाम है। बिल्कुल इसी तरह से ज़िम्मेदारी वाला काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्ले करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंतखाबात कोई भी हो, अगर हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हवाले से स्पेसिफिकली बात करें तो ये फ्यूचर है, वकला का फ्यूचर है। वो एक ऐसे विजनरी लीडर का इंतखाब करें जो उनके मसाइल को देख भी रहा हो, समझ भी रहा हो, क्यों शफ़क़त साहब, और उसके बाद आवाज़ बुलंद करने की अहलियत भी रखता हो। ये तमाम चीज़ें बड़ी तासुर रखती हैं सोसाइटी में। तो इसके साथ साथ अगर हम दीगर थोड़े छोटे से मसाइल के हवाले से बात करें, आपकी नज़र में क्या एक यंग वकील का मसला क्या हो सकता है, क्योंकि टाइम भी थोड़ा शॉर्ट है, इसे अगर आप छोटे से सेंटेंसेस में मुझे बता दें। जूनियर वकील को चाहिए कि वो एक तो वहाँ पे आके ना काम सीखने की कोशिश करे। जिस तरह से उसने स्टूडेंट लाइफ के 3-4 साल मुश्किल निकाले होते हैं ना, 2-1 साल कम अज़ कम वो और निकाले। सीनियर का काम जो है वो उसको हाथ में लेने की कोशिश करे, उसके साथ जाए, वक़्त पे आए, कोर्ट में पेश हो, एथिक्स सीखे, लॉ को स्टडी करे, क्लाइंट को टाइम दे, तो फिर उसकी क्लाइंटें डेवलप हो जाती है। मतलब ये नहीं है कि वकालत कोई ऐसा पेशा है कि आते ही मारदाड़ शुरू हो गई और लाखों रुपए कमाना शुरू कर दिया। इसमें तो मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर की भी प्रैक्टिस चलती है मेहनत से, बिल्कुल, वकील की भी कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस बड़ी चलती है मैटर मेहनत करती से, है। टाइम देना पड़ता है। आप कंसिस्टेंट रहें, आप एक नेक नियति से किसी प्रोफेशन में आ रहे हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ जो हैं वो वक्त के साथ साथ लेकर आते रहते हैं, लेकिन मेहनत है, इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया राना शफ़क़त आलम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से हम बात कर रहे थे, 10 जनवरी को होने जा रहे हैं। अगेन बात करेंगे कि वोट एक ज़िम्मेदारी वाला काम है, इसे सोच समझ कर वोट कास्ट कीजिएगा। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।